Hello everyone, good morning to all. वेलकम टू फुल फॉर्म। मैं पूजा प्रभुरा फैकल्टी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। और यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा पूजा 10 कोड यूज करेंगे, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते तब तक सभी लोग आ जाएं। कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। क्या कुछ ललिता जी, गुड मॉर्निंग। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कंपैरेटिव लॉ का रेलेवेंस, मेथोडोलॉजी, ये सब डिस्कस कर लिया था। मॉडल ऑफ फेडरलिज्म भी डिस्कस कर लिया था। रूल ऑफ लॉ एंड सब्सटेंटिव एंड सेपरेशन ऑफ पावर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल एक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। मोहम्मद जी, गुड मॉर्निंग। चलो, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एक बार सभी आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। अंजलि जी और अभिजीत जी भी आ गए हैं क्लास में। ऑडियो वीडियो बता दीजिए। ऑडियो वीडियो बता दीजिए। हाँ, ठीक है, ओके है ना। हाँ, अभिजीत जी, गुड मॉर्निंग। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर वी के राव ने कहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के 3 मीनिंग उन्होंने दिए, ठीक है। उनके शब्दों में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, ठीक है, कि 3 अर्थ है। पहला क्या है, बोला है जुडिशरी मस्ट बी फ्री होनी चाहिए फ्रॉम इंक्रोचमेंट फ्रॉम अदर ऑर्गन इन इट्स स्फेयर्स। बोला है कि अपने स्फेयर्स में, मतलब अपने जो अपने क्षेत्र में जितना उनकी जुरिस्डिक्शन होती है, जितना वो काम करते हैं, उनको जितना तक पावर दी गई, उन तक जो है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। इन दिस रिस्पेक्ट इट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, कि हर एक ऑर्गन, चाहे जुडिशरी, चाहे एग्जीक्यूटिव, चाहे आपका लेजिस्लेटिव, वो अपने दायरे में रहकर काम करे, किसी दूसरे के ऑर्गन में जो है वो इंटरफेयर ना करे किसी अदर ऑर्गन के काम में। तो वो होता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। अवर कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो जुडिशरी को एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट बनाता है। साथ ही साथ कुछ एक सर्टेन एक्सेप्शन आपको देखने को मिल सकती है, सर्टेन मैटर देखने को मिल सकते हैं, जहां पर एग्जीक्यूटिव जो है, जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, आर गिवन सम पावर ऑफ रिमिशन। जैसे कि अपॉइंटमेंट करनी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की या हाई कोर्ट के जजेस की, ठीक है, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई है कि आप जो है वो अपॉइंटमेंट करो, या उनको रिमूवल करना है तब भी जो है वो एक पार्लियामेंट में एक जो रेजोल्यूशन होता है वो पास होता है, उसके थ्रू जो है वो रिमूवल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो यहाँ पर बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे तो ये है कि जुडिशरी को बहुत ही एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट बनाया गया है, कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। लेकिन एक्सेप्ट कुछ एक मामले हैं जहां पर कार्यकारी प्रमुखों को ये सब छूट दी गई, कुछ एक शक्तियां दी गई, ठीक है। सेकेंड क्या बोला, इट मीन्स फ्रीडम ऑफ जजमेंट, ठीक है। बोला है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या मीनिंग होता है, कि उनको अपना निर्णय देने और जजमेंट देने में क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, वो फ्री है, फ्रीडम है उन्हें, ठीक है, आजादी है उन्हें, फ्रीडम है उन्हें अपना जजमेंट, एंड फ्री फ्रॉम लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कि हमारी लेजिस्लेटिव जो है वो जुडिशरी के मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती जब वो जजमेंट देने की बात आती है।
जब वो अपना निर्णय देंगे, ठीक है। इन रिस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन इज नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि इसमें बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में बोला कि ये सिचुएशन जो कि जो हमारी जुडिशरी है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है और उनको फ्रीडम है किसमें, जजमेंट देने में, और फ्री फ्रॉम लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस। लेकिन जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बोला कि संवैधानिक स्थिति बहुत ही खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विधायिका को कुछ मामले में कानून द्वारा न्यायपालिका के निर्णय को ओवरराइड कर सके। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी ऐसा लॉ जो है, मतलब कोई ऐसा केस डिसाइड कर दिया, ठीक है, उससे रिलेटेड लॉ नहीं था, लेकिन यदि कोई ऐसा लॉ बाद में लेजिस्लेटर ने पास कर दिया तो वो डिसीजन क्या हो जाता, ओवरराइड हो जाता, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा शाह बानो का केस था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये कहा था कि उसके हस्बैंड जो शाह बानो के हस्बैंड है वो अपना मेंटेनेंस देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद ही वहां राजीव गांधी की गवर्नमेंट चली थी, इलेक्शन का टाइम था, इसलिए उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वो वाला एक्ट लेके आए थे ना, फ्रॉम डिवोर्स एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। तो वहां पर जो है वो ये बोला गया था कि वो तभी उसी टाइम तक जो है मेंटेनेंस देंगे जब तक वो क्या है, इद्दत पीरियड के अंदर जो है वो वुमेन है। लेकिन जब इद्दत पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस दे ही देगा उसका हस्बैंड। तो यहाँ पर क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड कर दिया था ना। तो यहाँ पर बोला कि ये जब जजमेंट देने वाला मैटर होता है, यहाँ पर क्या है, हमारे इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो है वो बहुत अच्छे नहीं है इस मामले में कि लेजिस्लेचर जो है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर ही देती है। किस तरह से, यदि कोई ऐसा लॉ बाद में बन जाता है, ठीक है, और फिर वो लॉ एप्लीकेबल हो गया तो डिसीजन क्या हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है, ठीक है। फिर थर्ड है आपका, डिसीजन ऑफ जुडिशरी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आइदर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। कि जो भी डिसीजन जुडिशरी के द्वारा लिया जा रहा है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लॉ को एग्जीक्यूट करता है, लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लॉ को बनाना। तो बोला है कि जो भी जुडिशरी के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आइदर बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। इट मीन्स की फ्रीडम है फ्रॉम बोथ फेयर एंड फेवर ऑफ टू अदर ऑर्गन। यहाँ पर बोला है कि इसका अर्थ है कि भय और पक्षपात दोनों से स्वतंत्रता है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो किसी भी तरह का फेयर या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगी जुडिशरी को कि आप जो है वो यही डिसीजन दो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट, कि हमारे इंडिया में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की का एक प्रावधान दिया गया है। इनफैक्ट एवरी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यहाँ पर बोला है कि हर एक मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड बीन agreed to say that the court was made independent and it could possibly be। यहाँ पर बोला है कि वास्तव में संविधान सभा का हर एक सदस्य ये देखने के लिए उत्सुक था कि अदालत को स्वतंत्र बनाया जाए, जैसा कि संभवतः हो सकता है, ठीक है। कि जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो भी यही चाहते थे कि हमारा जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट। इन द अदर वर्ड, इन द वर्ड ऑफ ऑस्टिन ने कहा है कि द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के सदस्य ने न्यायपालिका को अधिकारों और न्याय के गढ़ के रूप में जो प्रकल्पित किया है, और विधानसभा न्यायपालिका को राजनीति से दूर रखने के लिए जो है वो सावधान, मतलब हमेशा ही क्या किया है, केयरफुली रहे हैं कि वो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव जो है वो किसी भी तरह से जो है वो एक साथ काम ना रहे, बिल्कुल अपने अपने दायरे में रहकर जो है वो काम करें, ठीक है। और अब बात करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया की। तो हमारे इंडिया में क्या जुडिशियल इंडिपेंडेंस है या नहीं, ये हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इट इज अडॉप्टेड by the most democratic nation in the world, but the meaning of independence of judiciary is not explained anywhere। यहाँ पर बोला कि देश भर, मतलब दुनिया भर में ऐसा है कि अधिकांश देशों में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के द्वारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल जो है वो अडॉप्ट किया गया, कि ये बोला गया है कि चलो कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। लेकिन ये जो शब्द है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी,
इसको कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोविजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यदि हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात बताता है तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किए गए, प्रोविजन बनाए गए, ठीक है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोविजन प्रोवाइड द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान ऐसे शामिल किए गए हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारा देश का संविधान ये बात करता है न्यायिक स्वतंत्रता, बट it has not been defined as what actually constitute judicial independence, लेकिन इसे परिभाषित जो है वो नहीं किया गया है कि वास्तव में न्यायिक स्वतंत्रता है क्या, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, which ensure the independence of judiciary as provided the constitution are given below, यहां पर बोला कि संवैधानिक प्रावधान जो संविधान में दिए गए अनुसार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं जो कि न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाते हैं, कि जो कि ये बात करते हैं कि हमारा जुडिशरी जो है वो आपका इंडिपेंडेंस है। कौन से ऐसे प्रोविजन है इसको हम अभी देखेंगे। तो आर्टिकल 50 में क्या बात करी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि बात करता है, आर्टिकल 50 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ही है ना, 36 टू 51 डायरेक्टिव डीपीएसपी, 51 ए है ना फंडामेंटल ड्यूटी, लेकिन 51 तक तो आपके डीपीएसपी है। तो आर्टिकल 50 में मेंशन किया गया है अंडर डीपीएसपी प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसमें यह बोला गया है कि न्यायपालिका क्या होगी, कार्यपालिका से जो है वो बिल्कुल अलग सेपरेट होगी। इट स्टेट दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप, इसमें यह कहा गया है कि राज्य जो स्टेट है ना वो एक नेसेसरी स्टेप लेगा सेपरेट करने के लिए जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। यहां पे बोला कि राज्य जो है वो राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए एक कदम उठाए। ऑब्जेक्ट बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यहां पर बोला कि निर्देशक सिद्धांत के पीछे उद्देश्य जो है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू सिक्योर, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये बताता है कि इंडिपेंडेंट मतलब जुडिशरी जो है वो बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से, वो ये बताता है सिक्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर बात की गई है अंडर आर्टिकल 121, ठीक है। अंडर आर्टिकल 121 में क्या प्रोविजन दिए गए, इसमें बोला नो डिस्कशन shall take place in a parliament with respect to the conduct of any judge of honorable Supreme Court and High Court in the discharge of their duty except upon a motion for presenting an address to the president praying for removal of judge। आर्टिकल 121 में ये कहा गया है कि किसी भी तरह की डिस्कशन नहीं होगी पार्लियामेंट में, किसको लेकर, कंडक्ट ऑफ जजेस को लेकर, कि किसी जज का किस तरह से कंडक्ट है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का किस तरह से कंडक्ट किस तरह का है, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं होगी पार्लियामेंट। हाँ, एक्सेप्ट यहाँ बोला कि आप एक बात पर जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर सकते, मतलब बात कर सकते हो, यदि आपको किसी जज को रिमूव करवाना है, ठीक है, यदि आपको लगता है कि कोई जज जो है वो उनका कंडक्ट अच्छा नहीं है या वो मिसबिहेवियर करते हैं या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आप रिमूव करवा सकते हो जजेस को, मतलब एक रेजोल्यूशन पास करके। तो यदि आप रेजोल्यूशन पेश करना चाहते हो पार्लियामेंट में, ठीक है, बट बोला कि उसके लिए भी प्रेसिडेंट की कंसेंट पहले लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यदि आप रिमूव करना चाहते हो तब आप डिस्कशन कर सकते हो, अदरवाइज जो है कोई डिस्कशन वहां पर नहीं होगी। Thus, the Constitution of India separate the Honorable Supreme Court and High Court from the political criticism। इसी तरह से हमें देखने को ये मिलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्रिटिसिज्म होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, इसको जुडिशरी से बिल्कुल अलग रखा गया है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म से बिल्कुल दूर रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, एंड अकॉर्ड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है।
और इस प्रकार राजनीतिक दबावों और प्रभाव से जो है उनकी स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में क्या बोला गया है, ठीक है, समझ आ रहा है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 121, ये हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में किस तरह से जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में ये बोला गया है, स्टेट द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताया गया है 65 है, ठीक है। और वेयर एज आर्टिकल 217 जो मेंशन करता है रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जो है 62 ईयर, ठीक है। लेकिन एक पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट जो है जारी हुई है और एट प्रेजेंट में हम बात करें तो ये चर्चा उठ रही है कि ये जो रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। एट प्रेजेंट में अभी ये चेंज नहीं हुई है, लेकिन ऐसा शायद हो सकता है कि बाद में जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिटायरमेंट एज दी गई है कि इस रिटायरमेंट एज से पहले कोई भी आपको जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको जो है वो उनकी जॉब से नहीं निकाल सकते। हाँ, एक्सेप्ट यदि उनके खिलाफ जो है वो रिमूवल जो प्रोसीजर है, जैसे कि कोई रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 4। यहां पर बोला कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड एंड आफ्टर एड्रेस by each of house of parliament supported by the majority of the total membership। जैसे कि हमने ये बात करी कि किसी भी जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज हैं उनको रिमूव नहीं किया जाएगा उनके ऑफिस से, एक्सेप्ट कब किया जा सकता है, इसके सिवाय ये बोला गया कि यदि प्रेसिडेंट जो है वो पास कर देते हैं, मतलब दोनों सदनों में जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों सदन टोटल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से जो है वो पास कर देते हैं रेजोल्यूशन, और उसके बाद फाइनल ऑर्डर आ जाता है प्रेसिडेंट का, तो जो है वो हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। और मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ये भी याद रखना है कि नॉट लेस देन 2/3 होनी चाहिए, ठीक है, पास, और मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 एंड ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जितने लोग वहां पर प्रेजेंट हैं और वोटिंग, presented to the president and the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity। तो तभी रिमूव हो सकते हैं यदि उनके खिलाफ जो है वो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो है वो प्रूव हो जाती है। तो अब बताओ कि इतना समझ आ गया, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अभी आर्टिकल 125 में कहा गया है, स्पीक्स अबाउट सैलरी ऑफ जजेस। आर्टिकल 125 में बोला गया है कि सैलरी ऑफ जजेस क्या होंगी। यहाँ पर बोले सैलरी ऑफ जजेस जो है वो सैलरी एंड अलाउंस ऑफ जजेस, ठीक है, जितने भी भत्ते होंगे या सैलरीज होंगी, ठीक है, वो आर वन ऑफ द फैक्टर विच शो दैट जज आर इंडिपेंडेंट, की जो सैलरी ऑफ जजेस है वो फिक्स्ड है, ठीक है, और फिक्स्ड है, यदि उनमें कुछ इंक्रीज करना है, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो उसको इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा वो फिक्स है और वो दी ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को। और ये बताता है कि सैलरी ऑफ जजेस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर पेड, और जो सैलरीज पे की जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट से जो है वो, एंड मतलब सुप्रीम कोर्ट को के जजेस को जो है सैलरी कहाँ से दी जाएगी, सुप्रीम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और हाई कोर्ट के जजेस को सैलरी कहाँ से दी जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है, जिसको होल्ड के किसके कंट्रोल में होती है, वो गवर्नर के कंट्रोल में होती है, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। ये हमने डिस्कस किया है पहले, ठीक है। आर्टिकल 125 क्लॉज 1 में ये बोला है कि देयर शैल बी paid to judge of supreme court such salary may be determined by the parliament। यहाँ पर ये बोला है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का जो वेतन होगा उसका भुगतान किया जाएगा, जो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, जो ये कानून है कि उनको इस तरह से जो है वो वेतन मिलना चाहिए, तो वो
वो जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा जो है डिटरमाइन किया जाएगा। और अंटिल प्रोविजन इन द बिहाफ सो मेड, सैलरी जो है स्पेसिफाइड की गई है कहाँ पर, सेकंड शेड्यूल में। ठीक है मोहम्मद जी, क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है? और आप सभी को नोट्स ये वाले अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। अभिजीत जी आपका भी मैंने दोबारा से अपलोड किया था, अब देख लीजिएगा कि वहां आपको नोट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, मतलब डाउनलोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है एक बार देख लीजिएगा। आर्टिकल 125 क्लॉज 2 में क्या बोला, एवरी जज शेल बी इंटाइटल टू हैव प्रिविलेजेस, कि हर एक जज को जो है वो क्या दी जाएंगी, कुछ एक प्रिविलेजेस दी जाएंगी, कुछ एक अलाउंस दिए जाएंगे, कुछ एक राइट। मैम सेम कंडीशन, सेम कंडीशन किसमें, क्वेश्चन का पूछ रहे हो या नोट्स के रिगार्डिंग पूछ रहे हो कुछ? कैन नॉट डाउनलोडेड, अरे पता नहीं आपका क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है। वैसे तो मैं डेली वैसे ही करती हूँ जैसे कि डाउनलोड मतलब अपलोड कर रही थी, बट हो सकता है कुछ और भी। आप अपने फोन में भी चेक करें कहाँ से वो आप जो है वो डाउनलोड करते हैं उसको, कि किस तरह से जो है वो हो सकता है कि आपके फोन का मेमोरी ही फुल हो गया हो, तब भी जो है वो डाउनलोड नहीं हो सकता है यदि स्पेस नहीं है तो। और भी आप सर्च करो ना अच्छे से कि प्रॉब्लम कहाँ जैसे आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। मोहम्मद जी आपको भी मैंने बोला था कि आप लोग भी, ललिता जी भी को भी, कि आप सभी लोग एक बार देखना कि आपके तो डाउनलोड हो रहे हैं तो सबके होंगे, तब तो इनके अभिजीत जी के जहां पर भी ये चाहे मोबाइल फोन में या किसी भी तरह से डाउनलोड करते हैं वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। ओनली इन एडमिनिस्ट्रेटिव पीडीएफ, एडमिनिस्ट्रेशन पीडीएफ, अच्छा बाकी तो हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ओनली एडमिनिस्ट्रेशन जो पीडीएफ है उसी में एक प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगी आज, ठीक है। और फिर भी जो यदि नहीं होता है तो आपके ही यहाँ पर कोई दिक्कत होगी, अदरवाइज तो हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होना चाहिए था। चलो ठीक है, आप देखते हैं आर्टिकल 125 क्लॉज 2 में बोला गया है कि एवरी जज शैल बी इंटाइटल्ड टू सच प्रिविलेजेस एंड अलाउंस एंड सच राइट रिस्पेक्ट ऑफ द लीव ऑफ एब्सेंस, यहाँ पर बोला, और एंड पेंशन एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन बाय द अंडर द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। यहाँ पर बोले प्रत्येक न्यायाधीश को कुछ एक स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाएंगी, कुछ भत्ते दी जाएंगे और अनुपस्थिति और पेंशन की भी छुट्टी के संबंध में या ऐसे अधिकारों के हकदार होंगे जो समय समय मतलब ऐसे अलायंस और प्रिविलेजेस और जो भी उनकी पेंशन होगी, इससे रिलेटेड जो भी पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, वो लेने के लिए वो हकदार होंगे। ठीक है, जैसे भी कानून के द्वारा निर्धारित किया जाए। जब तक एक निर्धारित ना हो ऐसे विशेषाधिकार भत्ते और अधिकारों के लिए दूसरी अनुसूची में नहीं। और यदि कोई नेक्स्ट पार्लियामेंट के द्वारा कुछ नए अलायंस वगैरह जो है वो नहीं बनाए गए हैं तब तक, मतलब यदि तो बोला है कि यदि इंक्रीज करना होगा तो कौन कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है अकॉर्डिंग बाय लॉ, ठीक है, अंडर लॉ, ठीक है। लेकिन यदि डिटरमाइन नहीं किए गए हैं प्रिविलेजेस एंड अलायंस तो ये जो सेकंड शेड्यूल में भत्ते दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको पेंशन या वेतन मिलेगा। ठीक है, provided that neither privileges nor alliance or judge or nor the right and respect to the leave of absence and pension shall be varied to his disadvantages after his appointment। ठीक है, बशर्ते कि ना तो किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकार और ना ही भत्ते और ना ही अनुपस्थिति की छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकार उसकी नियुक्ति के बाद उसके नुकसान के लिए भिन्न होंगे। ठीक है, और आर्टिकल 129 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 129 में प्रोवाइड किया गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
को पावर है पनिश करने की, कहाँ, यदि कंटेम्प्ट करता है कोई तो। ठीक है, ये सब चीजें हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इन आर्टिकल को थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, बाकी केसेस इंपॉर्टेंट है, केस को देख लीजिएगा। और ठीक है, एयर वाइज और जुरिस्प्रूडेंस का भी यदि, ठीक है, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, मतलब यदि शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ना होगा तो वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 129 में प्रोवाइड किया गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड पावर दी गई है किसको, कि पानी मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यदि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यदि कोई करता है तो उसको पनिश कर सकते हैं। आर्टिकल 215 में प्रोवाइड किया गया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उनको पावर है क्या करने की, पनिश करने की, कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, आर्टिकल 138 में बोला है कि स्टेट दैट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर पावर बोला है सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट, कि इसमें ये कहा गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा छीना नहीं जाएगा। ठीक है, संसद केवल सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को और जोड़ सकती, कम नहीं कर सकती। हमेशा ही पार्लियामेंट जो है वो ऐड कर सकती है पावर को, जुरिसडिक्शन को ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको कर्टल नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब छीन नहीं सकती, कम नहीं। ठीक है, ये हमें बताता है कि इस तरह से हमारा जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंस है फ्रॉम द, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम लेजिस्लेचर। आर्टिकल 211 में क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो डिस्कशन टेक इन द स्टेट इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर किसकी बात करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर, जो हमारे एमएलए की असेंबली होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी बात करेगी कि यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में with respect to the conduct of judge of the honorable supreme court and high court and discharge of duty। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस ऑफ यूके की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन यूके की। तो जल्दी से बताओ कि ये सारे आर्टिकल आपको समझ आ गए, वैसे तो इजी हैं और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक में। जल्दी जल्दी बताओ, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन यूके करना है। ठीक है, फिर हम करेंगे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, कुछ चेक करनी है। ठीक है, तो आर्टिकल आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन यूएसए करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इंडिया, यूके और यूएसए, ये 3 ही पूछे गए हैं हमारे सिलेबस में। ओवरव्यू, ओके ओके ओके, ठीक है। देखो, इंडिया, यूके एंड यूएसए, यही पूछा गया है इन तीनों टॉपिक में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होता है, बोला कि सबसे पहले वीके राव ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के 3 मीनिंग दिए थे। यहाँ पर बोला है कि आपकी जुडिशरी है ना, उसको बोला था कि जुडिशरी का अपना एक एरिया होता है। ठीक है, और अपने एरिया में जाके, मतलब अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए वो किसी अदर ऑर्गन, कोई भी अदर ऑर्गन है उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, फिर बोला कि जो जुडिशरी है उसको फ्रीडम दी गई है अपनी जजमेंट देने की, और फ्रीडम है उनको फ्रॉम द लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस, की किसी भी तरह से लेजिस्लेटिव जो है, मतलब लॉ बनाने वाली जो निकाय है, ऑर्गन है, वो इंटरफेयर नहीं करेगा जजमेंट के मामले में। फिर बोला कि डिसीजन ऑफ जुडिशरी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ना तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ना ही जुडिशरी के द्वारा। ठीक है, और फिर बोला कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंडिया किस तरह से है। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है, कि उसको न्याय, मतलब उस जजमेंट देने की या अपने निर्णय लेने का किसी को किसी तरह का दबाव नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे इंडिया में क्या कुछ प्रोविजन है, बोला कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये जो वर्ड है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसको कहीं भी जो है वो लिखा नहीं गया हमारे संविधान में, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बताते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस, बट डिफाइन नहीं किया गया, उसको ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होगा क्या, बट कुछ एक प्रोविजन बनाए गए जो कि हमें बताते हैं। क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 50 में बात करी गई है, डीपीएस आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 50 है, वो बात करता है कि जो हमारी जुडिशरी क्या होगी, सेपरेट होगी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट होंगे।
ठीक है। आर्टिकल 121 में ये बोला गया है कि किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं होगा पार्लियामेंट में किसको लेकर, कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, यदि आप उनको रिमूव करवाना चाहते हो, मतलब यदि उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम नहीं कर रहे हैं, मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर कर रहे हैं, उसके बेस पर यदि आप रिमूवल करना चाहते हो तो आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। वो भी किस तरह से होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए और फाइनल असेंट मिलनी चाहिए प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट वोटिंग जो है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है वो पास होना चाहिए। ठीक है, ये कर सकते हो, लेकिन डिस्कशन कोई नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में ये बोला कि रिटायरमेंट एज स्पेसिफाई करेगी 65, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की 62। ठीक है, और आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में ये बोला गया है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव नहीं किया जाएगा उनके ऑफिस से, कि किसी भी अथॉरिटी के द्वारा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो है रिमूव नहीं किया जाएगा। हाँ, प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकते हैं तब यदि दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो आपकी एक रेजोल्यूशन पास हो। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी के साथ और प्रेसिडेंट वोटिंग के साथ एक रेजोल्यूशन पास हो, और उस रेजोल्यूशन पास होने के बाद प्रेसिडेंट की असेंट को जाए और प्रेसिडेंट ऑर्डर कर दे, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो ये सब हमें प्रोविजन क्या बताता है कि हमारा जुडिशरी तो इंडिपेंडेंस है भाई, किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं होगा पार्लियामेंट में। हाँ, यदि आप रिमूव करना चाहते हो तब डिस्कशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, और एज भी स्पेसिफाई की गई है कि उससे पहले आपको जो है वो किसी भी आपके ऑफिस से हटाया भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 125 की, जो कि बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंस ऑफ जजेस की, कि जो भी सैलरी है, भत्ते हैं, वेतन भत्ते जो भी है वो दिए जाएंगे। ठीक है, और यदि वो फिक्स जो भी फिक्स किए गए हैं किसके द्वारा, कहां पर, सेकंड शेड्यूल में दिया गया। हाँ, मे टाइम टू टाइम जो है वो पार्लियामेंट इन अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोविजन बनाती है कि किस तरह की सैलरी मिलनी चाहिए, किस तरह का अलाउंस मिलना चाहिए। ठीक है, और सैलरीज ऑफ जजेस जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो ट्रेड किए जाते हैं, कहां से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सैलरी कहां से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। जो भी हमारे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, मतलब जो जो हायर अथॉरिटीज होती है ना, जिनको सैलरी कहां से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। ठीक है, लेकिन जो स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस को कहां से मिलती है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलती है। ठीक है, आर्टिकल 125 क्लॉज 1 में ये बोला है कि देयर शैल बी पेड टू हाई जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सच सैलरी, जो कि डिटरमाइन की जाएगी किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। और यदि प्रूफ मतलब अभी तक डिटरमाइन नहीं किए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ तो बोला कि डिटरमाइन की जाएंगी पार्लियामेंट के द्वारा अंटिल प्रूफ इन द बिहाफ सो मेड, कि जब तक कि इसके संबंध में और जो भी सैलरी एंड अलाउंस के संबंध में कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता है, तब उसको जो है वो सैलरी कहाँ, मतलब किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, सेकंड शेड्यूल में ये बताया गया है, वेतन एंड भत्ते बताए गए हैं ना। ठीक है, तो वहां से ही जो है उनको सैलरी मिलेगी। आर्टिकल 125 क्लॉज 2 में बोला है कि एंटाइटल होंगे एवरी जज, जो भी डिसाइड किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, जो भी पेंशन अलायंस प्रिविलेजेस जो भी डिसाइड किए जा रहे हैं, सबको लेने के लिए हकदार होंगे। हाँ, जो लॉ पार्लियामेंट है वो टाइम टू टाइम डिटरमाइन करती है कि कौन से प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, अलायंस कौन से दिए जाएंगे, क्या कुछ राइट दिए जाएंगे जो स्पेसिफाई, यदि वो स्पेसिफाई नहीं किए गए, मतलब अभी तक बनाए नहीं गए, तो वो सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है उनको दिए जाएंगे। ठीक है, फिर बोला कि कंटेम्प्ट की पावर दी गई सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 129 में, 215 में हाई कोर्ट को दी गई कि पनिश कर सकता है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। और आर्टिकल 138 क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पावर है। ठीक है, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो जो पावर दी गई, जो जो जुरिस्डिक्शन दी है, पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पावर को छीन नहीं सकती। हाँ, ऐड कर सकती है पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उससे छीन नहीं सकती। ठीक है, आर्टिकल 211 में भी यही बात करी गई है, लेकिन आर्टिकल 211 में क्या बात करी, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में, पहले क्या देखा हमने, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा, यहां पर बोला स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कशन नहीं होगा, कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि वो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब बताइए मोहम्मद जी, समझ आ गया है? जल्दी से बताओ, फिर नेक्स्ट चलते हैं।
यस मैम, बाकियों को भी समझ आ गया ना? चलो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन यूके की बात करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम डज नॉट हैव अ सिंगल यूनिफाइड लीगल सिस्टम। यहां पर बोला है कि यूनाइटेड किंगडम में किसी भी तरह का एक भी एकीकृत कानून प्रणाली नहीं है, कि यूनाइटेड किंगडम डज नॉट हैव अ सिंगल यूनिफाइड लीगल सिस्टम। ठीक है, इंग्लैंड एंड वेल्स हैव द सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यदि आपको लगेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद फाइनल में आपको बता दूंगी कि क्या उसका क्रक्स निकला है। ठीक है, और फिर भी समझ नहीं आता है तो दोबारा से बोल दीजिएगा। ठीक है, अब जब हमने ऐसे किसी दूसरे के दूसरे इंडिया मतलब इंडिया से बाहर की कंट्री के लॉ को भी पढ़ा नहीं है, कंपैरेटिव लॉ पढ़ रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं अदर कंट्रीज के सिस्टम को, तो हमको थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी है ना, कि इंडिया का तो हमें बहुत इजी से समझ आ जाता है, जी हमारे देश का है तो बहुत अच्छा है ना। तो हमारा यूनाइटेड किंगडम में कहा गया है कि एक भी एकीकृत कानून प्रणाली जो है वो नहीं है। ठीक है, डज नॉट हैव, इसकी जो है वो एक सिंगल यूनिफाइड लीगल सिस्टम नहीं है। इंग्लैंड और वेल्स हैव वन सिस्टम। यहाँ पर बोले इंग्लैंड और वेल्स जो है वो एक प्रणाली है, वेल्स जो है एक प्रणाली है, स्कॉटलैंड दूसरी, उत्तरी आयरलैंड एक तिहाई। ठीक है, और द इंग्लिश लीगल सिस्टम यूज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन पावर ऑफ इंस्टेड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यहां पर बोला है कि अंग्रेजी जो कानूनी प्रणाली है, ठीक है, वहां पर शक्तियों के प्रतिकरण की बजाय ये माना जाता है कि शक्तियों को हम इकट्ठा ले करें। ठीक है, शक्तियों का संलयन करें। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप हाउस ऑफ लॉर्ड की अपीलीय समिति को प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के साथ यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जो है वो नामित किया गया था। ठीक है, और ये माना जाता है कि हम यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर न करते हुए क्या करेंगे, एक जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनके संलयन की बात करेंगे, संलयन की बात करेंगे, कि फ्यूजन ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पर बात करी गई है। विद रिजल्ट, इसके रिजल्ट से क्या होगा कि एपिलेट कमेटी और हाउस ऑफ लॉर्ड वाज डेजिग्नेटेड एज अ हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है, जो उनका एपिलेट कमेटी है ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, उसको डेजिग्नेटेड किया गया है एज अ हाईएस्ट कोर्ट इन यूनाइटेड किंगडम अमंग विद द जुडिशियल कमेटी of the Privy Council, and which was the highest court of appeal for the certain British territory and Commonwealth country। ठीक है, यहां पर बोला कि यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जो है इसे नामित किया गया है। किसको? जो हाउस ऑफ लॉर्ड है ना, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड को डेजिग्नेटेड किया गया है, यहां से इतना ही याद रखिएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड वाज डेजिग्नेटेड एज अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। हाउस ऑफ लॉर्ड को हमने क्या यहाँ पर बोला, यूनाइटेड किंगडम को एक हाईएस्ट कोर्ट इन यूनाइटेड किंगडम अलोंग विद द जुडिशियल कमेटी। ठीक है, और अलोंग विद द जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल। ठीक है, कि अपीली शक्ति को प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के साथ यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, बोले अपीलेट कमेटी कौन है, आपकी हाउस ऑफ लॉर्ड, उसको डेजिग्नेटेड किया गया है एज द हाईएस्ट कोर्ट इन यूनाइटेड किंगडम अलोंग विद द जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल। ठीक है, विच वॉज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, जिसको हमने प्रिवी काउंसिल को क्या बोला है, हाईएस्ट कोर्ट है किसका, अपील का, फॉर द सर्टेन ब्रिटिश टेरिटरी एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, इतने याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद बोला कि फर्दर क्या हुआ, द ऑफिस ऑफ लॉर्ड चांसलर। ठीक है, लॉर्ड चांसलर के कार्यालय में सरकार की 3 भुजाओं को जोड़ा गया था। लॉर्ड चांसलर एक कैबिनेट मंत्री था, मंत्री एंड ओके हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, के सदस्य और न्यायपालिका के प्रमुख थे। ठीक है, यहां पर बोला कि फर्दर ऑफिस ऑफ लॉर्ड चांसलर 3 आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जिनकी मतलब सरकार की 3 भुजाओं में से जोड़ा गया था। पहले क्या था, लॉर्ड चांसलर वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर। वो क्या थे, लॉर्ड चांसलर क्या थे, एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। और हाउस ऑफ लॉर्ड क्या थे, हेड ऑफ जुडिशरी। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, वो के कैबिनेट मिनिस्टर थे।
और हाउस ऑफ चांसलर, सॉरी, ठीक है, और लॉर्ड चांसलर जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, और मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड वाज द हेड ऑफ जुडिशरी। हाउएवर हम बात करें, हालांकि 2005 के संविधान, उसके बाद क्या हो गया कि वहां 2005 में क्या हुआ, एक संवैधानिक सुधार अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। उसके बाद कुछ एक चेंजेस किए गए, यूनाइटेड किंगडम की न्यायिक प्रणाली में विभिन्न तरह के परिवर्तन यहाँ पर किए गए थे, जिसमें न्यायपालिका को दो अलग शाखाओं में जो है वो बताया गया था, जोड़ा गया था, जिसमें यह था कि अंग्रेजी कानून प्रणाली के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल करने में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन इस प्रकार थे, ठीक है। तो एक बार सुन लीजिए कि यहाँ पर बोला जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी यूके जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह माना जाता था कि एक तो यूके में कोई भी सिंगल यूनिफाइड लीगल सिस्टम नहीं था, ठीक है, और ये सेपरेशन ऑफ पावर के अलावा ये समझते थे कि शक्तियों का जो है वो एकीकरण होना चाहिए, ठीक है। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड था, जिसे हम हाईएस्ट कोर्ट इन इंग्लैंड बोलते थे, और साथ ही साथ जो है प्रीवी काउंसिल था, ठीक है, जिसको हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मानते, ठीक है, ये दो चीजें याद रखिएगा। फिर बोला उसके बाद जो है वो एक गवर्नमेंट को तीन भुजाओं में जोड़ा गया था। फर्स्ट क्या थी, लॉर्ड चांसलर, एक कैबिनेट मंत्री, एंड हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, जो कि कौन थे, हेड ऑफ जुडिशरी। हाउएवर उसके बाद 2005 का रिफॉर्म एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, जिसमें कुछ एक चेंजेस किए गए थे। क्या चेंजेस थे, गारंटी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे बोले निरंतर न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी, ठीक है, गारंटी ऑफ कॉन्टिन्यूड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कि जो भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू उसको जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी जा रही है, उसकी गारंटी की बात करी थी। बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म 2005 में ये बोला गया था कि स्टैट्यूटरी ड्यूटी है किसकी, लॉर्ड चांसलर की, अदर मिनिस्टर ऑफ क्राउन, ठीक है, कि ये स्पेसिफिक आपकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी बताई गई थी लॉर्ड चांसलर की, और अदर मिनिस्टर ऑफ क्राउन, and all with the responsibility for matter relating to the judiciary and otherwise to administration of justice to uphold and continue independence of judiciary, ठीक है। यहां पर बोला लॉर्ड चांसलर, क्राउन के अन्य मंत्री एंड अदर मिनिस्टर ऑफ क्राउन, ठीक है, इसके संबंधित में मामलों के लिए जिम्मेदारी के साथ जो है वो न्यायपालिका की निरंतर स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्याय के प्रशासन के लिए एक संवैधानिक वैधानिक कर्तव्य जो है वो डालता है, ठीक है। इसमें ये बोला गया था कि गारंटी टू कॉन्टिन्यू जुडिशियल इंडिपेंडेंस की यहाँ पे बात करी गई थी। ये किसकी ड्यूटी बताई गई थी, लॉर्ड चांसलर की, और मिनिस्टर ऑफ क्राउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई थी। बोला गया था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस मैटर में, मैटर रिलेटिंग टू जुडिशरी एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, ठीक है। फिर क्या था, एक ऑफिस सेटअप किया गया था लॉर्ड चांसलर का। लॉर्ड चांसलर सीज टू बी अ हेड ऑफ जुडिशरी, जो कि बोला है लॉर्ड चांसलर जो न्यायपालिका के प्रमुख जो है वो नहीं रहे, इसके बजाय कि लॉर्ड चीफ जस्टिस, ठीक है, जिन्हों जो कि हु होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा जो इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालय के अध्यक्ष का पद जो है वो रखते थे, कौन, लॉर्ड चीफ जस्टिस, ठीक है, लॉर्ड चीफ जस्टिस जो कि होल्ड करते थे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, वाज मेड द हेड ऑफ जुडिशरी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है, कि जो कि इंग्लैंड और वेल्स की न्यायपालिका का प्रमुख जो है वो बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा वहां पर क्रिएट किया गया क्या, सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ यूके सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट यूके सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका एस्टैब्लिश किया गया, which assumed the jurisdiction of appellate committee of House of Lords and devolution jurisdiction of the judicial committee of the Privy Council, ठीक है, जिसने हाउस ऑफ लॉर्ड की अपीलीय समिति के अधिकार क्षेत्र और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के हस्तांतरण अधिकार को जो है वो ग्रहण कर लिया था, ठीक है, कि which assume the jurisdiction of appellate committee of House of Lords and devolution jurisdiction of the judicial committee of the Privy Council. It is an independent institution,
ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिसकी अपनी एक बिल्डिंग थी, और मिडलेक्स एक बोला है कि एक मिडलेक्स गिल्ड हॉल है, मतलब यहाँ पर बोला है कि अपनी एक बिल्डिंग बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, और जो कि एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग थी और इंडिपेंडेंटली वो काम करते थे। यहाँ पर बोला है कि वहां पर क्या थी, अपीलीय समिति के अधिकार क्षेत्र और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में के हस्तांतरण अधिकार क्षेत्र को जो है वो ग्रहण कर लिया था। इसके लिए एक स्वतंत्र संस्था, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, ठीक है। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरह से की जाती थी, तो बोला है कि प्रीवियसली ये सब आया था 2005 में, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट आया था, उसके बाद ये सब ऑफिस सेटअप किए गए थे। क्या क्या ऑफिस सेटअप किए थे, कि सबसे पहले क्या था, पहले कोई सिंगल यूनिफाइड लीगल सिस्टम नहीं था, सेपरेशन ऑफ पावर वहां पर नहीं था, ठीक है, जिसके रिजल्ट के कारण क्या हुआ था कि हाउस ऑफ लॉर्ड था, जिसको हम हाईएस्ट कोर्ट बोलते थे और ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल, ठीक है, जिसको हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बोलते थे। इतनी दो बातें याद रखिएगा। उसके बाद 2005 में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट आया, जिसमें कुछ एक चेंजेस किए गए यूनाइटेड किंगडम के जुडिशियल सिस्टम को, मैं कुछ एक इनकॉर्पोरेटेड किए थे कुछ एक चेंजेस। क्या क्या थे, सबसे पहले बोला गारंटी ऑफ कॉन्टिन्यू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि इस एक्ट के आने के बाद एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी बोली गई थी लॉर्ड चांसलर की और अदर मिनिस्टर की, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू जुडिशरी और अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, कि आप कॉन्टिन्यू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की यहाँ पर बात करी थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, आपकी लॉर्ड चांसलर की और अदर मिनिस्टर ऑफ क्राउन। फिर एक ऑफिस बनाया गया लॉर्ड चांसलर का, ठीक है, और ठीक है, लॉर्ड चांसलर का ऑफिस बनाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक, सुप्रीम कोर्ट को क्रिएट किया गया, कि इंडिपेंडेंट बिल्डिंग बनाई गई। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को अब हम पढ़ते हैं। तो प्रीवियसली जज जो है वो अपॉइंट किए जाते थे, मतलब पहले क्या था कि अपॉइंट किए जाते थे जज किसके द्वारा, क्वीन के द्वारा, किसकी एडवाइस से, एडवाइस ऑफ लॉर्ड चांसलर, ठीक है, which made those appointment appear the subject of political influence। और जो वो कहीं पर बाद में ऐसा लगा कि ये जो हम अपॉइंटमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं जुडिशियल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से जो है वो ये अपॉइंटमेंट होती। तो इस एक्ट के आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट आने के बाद, 2005 के आने के बाद, ये क्रिएट किया गया क्या, एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कि अलग से हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो क्रिएट करेंगे। और द इंडिपेंडेंट कमीशन जिसका पर्पस क्या होगा, एक कैंडिडेट, ठीक है, एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस कैन ओनली से यस कैन नो, ठीक है। यहाँ पर बोला कि इसमें हमने ये बोला कि पहले जो था वो क्वीन के द्वारा जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी, किस तरह से, ऑन द एडवाइस ऑफ वाइस लॉर्ड चांसलर। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया कि ये लगा कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की जाती है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट आया जिसमें क्रिएट किया गया था एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कि ये जो कमीशन है वही अपॉइंट करेगा जुडिशियल ऑफिसर को। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट कमीशन, ठीक है, यहाँ पर ये बोला कि स्वतंत्र आयोग एक उम्मीदवार का एक प्रस्ताव करता है और न्याय के लिए राज्य सचिव केवल हाँ या ना कह सकते, ठीक है, मतलब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो न्याय के लिए यस या नो कह सकता है। और दिस विल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट आर मेड ऑन द मेरिट। और बोला है कि जो भी आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट करोगे वो किस तरह से करोगे, मैटर के आधार, मतलब सॉरी मेरिट के आधार पर जो है वो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट करोगे, ना कि किसी पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समझ आ गया, जितना भी करवाया जितना समझ आ गया, कंफ्यूजिंग तो नहीं लगा, मैंने बहुत धीरे धीरे करवाया है वैसे तो। जल्दी जल्दी बता दो ये समझ आ गया तो फिर हम यूएसए की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लास्ट रहेगा, फिर हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी देखेंगे, क्या कुछ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होती है। ललिता जी, यस नाम क्लियर है। मोहम्मद जी, अभिजीत जी, जल्दी से बताओ।
ओवरव्यू, ठीक है। ठीक है, तो बोले इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया, इन यूके की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी यूनिफाइड लीगल सिस्टम नहीं था। वो ऐसा मानते थे कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, शक्तियों का एकीकरण होना चाहिए। ठीक है, कि सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे तभी बेस्ट रहेगा, ऐसा बोला गया था। और इसके इस तो फिर वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था, जिसके रिजल्ट में क्या था कि एक एपेलेट कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड की, ठीक है, और जिसको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इन द यूनाइटेड किंगडम कहा जाता था, और एक जुडिशियल कमेटी बनाई गई थी किसकी, प्रिवी काउंसिल की, जिसको हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहते थे। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया कि आपका एक एक्ट आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 आया, ठीक है, जिसमें कुछ एक वेरियस चेंजेस किए गए, इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम के जुडिशियल सिस्टम में काफी कुछ चेंजेस किए गए थे। ठीक है, तो क्या कुछ चेंजेस थे ये, पहले तो बोला कि गारंटी ऑफ कॉन्टिन्यू जुडिशियल इंडिपेंडेंस की एक गारंटी की बात गई कि निरंतर जो भी कॉन्टिन्यू जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसकी गारंटी की यहाँ पर बात करेगी। ये 2000 एक्ट के आने के बाद ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनाई गई थी किसकी, कि लॉर्ड चांसलर होगा और आपके अदर मिनिस्टर ऑफ क्राउन होंगे, ठीक है, उनकी एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैटर रिलेटेड टू जुडिशरी और अदरवाइज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, okay, उनकी ड्यूटी है कि कंटिन्यू इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रह सके। ये किसकी, लॉर्ड चांसलर और आपके अदर मिनिस्टर की ड्यूटी बोली गई थी। ठीक है, और ऑफिस ऑफ लॉर्ड चांसलर बनाया गया, ठीक है, जहां पर बोला कि लॉर्ड चांसलर जो थे वो उस टाइम जो है वो हेड ऑफ जुडिशरी नहीं रहे थे। इसके अनुसार भी बोला एक चीफ जज, लॉर्ड चीफ जस्टिस का ऑफिस बनाया गया, ठीक है, जो होल्ड करते थे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, और हेड ऑफ जुडिशरी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स भी उन्हें बनाया गया था। ठीक है, एक ऑफिस सेट किया गया। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट को क्रिएट किया गया। ये माना गया कि यूके का सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश किया जाएगा, और जिसकी जुरिस्डिक्शन ऑफ अपीलेट कमेटी ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, और जुरिस्डिक्शन एंड कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल के बारे में यहाँ पर उनके क्षेत्र के बारे में बताया गया था। और ये बोला गया था कि ये एक क्या होगा, इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन होगा, कि एक ऐसा बिल्डिंग बनाया गया था जिसकी अपनी मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था जिसकी अपनी बिल्डिंग थी, अपना वो इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। ठीक है, जो कि क्या काम करेगा, इंडिपेंडेंटली होकर काम करेगा जुडिशरी के मामले में। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की क्या थी, तो बोला कि पहले क्या था, क्वीन के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती थी एडवाइस ऑफ लॉर्ड चांसलर, लेकिन ये 2005 का एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट, उसके बाद एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो क्या बना, क्रिएट किया गया, ताकि जो भी अपॉइंटमेंट की जाएंगी वो किस बेस पर की जाएंगी, मैरिट के बेस पर की जाएंगी, ना कि पॉलिटिकल ग्राउंड के बेस पर जो है वो की जाएगी। ठीक है, इतना ही सीधा। ठीक है, बताओ समझ आ गया अभिजीत जी, हैं आप लोग क्लास में? और ये सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर से क्या करा करेंगे कि एवरी संडे, जैसे कि मंथ में 4 संडे होते हैं, ठीक है, तो 4 संडे को हम क्या करा करेंगे, जितनी भी हमारी यूनिट्स हो चुकी हैं, तो पूरा जितने भी हमारे एमसीक्यू, जैसे कि 50 या 60 राउंड एमसीक्यू जो है वो हम क्लासेस में डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, अभी जो सितंबर चला जाता है, सितंबर में थोड़ा सा सिलेबस की और थोड़ा सा कमांड कर लेते हैं कि सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो हम क्या करेंगे कि एवरी संडे को सिलेबस के साथ साथ एमसीक्यू भी डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ठीक है, क्योंकि और ये भी बात याद रखिएगा, यदि आपका दिसंबर में एग्जाम जो है वो डिक्लेयर होता है कि दिसंबर को एग्जाम होगा, तो ये बात बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंथी होता है और थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट है तो इसके पेपर बाद में ही होंगे। लास्ट बार भी स्टूडेंट का यही डाउट रहा था कि एकदम से एग्जाम आ गया था, आपको याद होगा, तो कौन से जून महीने में हुए थे ना एग्जाम, हाँ जून को, तो 3 जून से एग्जाम स्टार्ट थे और 6 को आपका लॉ का एग्जाम हो गया था। ठीक है, तो
पेपर कभी भी आ जाता है। जब आपकी डेट अनाउंस हो चुकी तो आप उसी दिन मान के चलिएगा कि इस दिन हमारा एग्जाम है। एक दो दिन आगे पीछे होते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है कि आपको टाइम मिल रहा है, लेकिन जब आपके एग्जाम डिक्लेयर हो जाएंगे तो आप यही मान के चलेंगे कि अब मेरा एग्जाम जो है वो आ गया और बिल्कुल प्रिपेयर रहना है पहले से। ठीक है, तो फिर हम अक्टूबर से ही क्या करेंगे, बीच बीच में एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एक सेशन में पूरा ही जितने भी क्लासेस में 100 मतलब 100 तक एमसीक्यू मैं 2 क्लासेस में कंप्लीट करवाऊंगी एक क्लास में। ठीक है, उसके बाद अगले संडे को एक और, बल्कि ये कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के बिल्कुल थोड़ा पोर्शन आता है, लेकिन ये है कि यहाँ इस सब्जेक्ट की आपको एमसीक्यू मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका कंटेंट भी बहुत मुश्किल से मिलता है और एमसीक्यू भी जो है वो मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन प्रोवाइड करवाऊंगी मैं। ठीक है, कि एक क्लास में हम बिल्कुल, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट को देखो ना, जूरिस्प्रूडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत एमसीक्यू आपको मिलेंगे, आप कितने ही ज्यादा सर्च कर लो, ठीक है, बहुत एमसीक्यू मिलेंगे, कोई कमी नहीं है। लेकिन कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के एमसीक्यू जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू मैं बाद में करवाऊंगी, ठीक है, अक्टूबर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन यूएसए। ठीक है, इसके बिल्कुल 2 स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देखो कि यहाँ भी मेरे पास कंटेंट ज्यादा होता ना तो मैं बीच में इसमें से निकाल के आती, लेकिन यहाँ बहुत ही मिनिमम कंटेंट यहाँ पे मेरे को मिला था, इसलिए थोड़ा वही लेके आना पड़ा है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसे माना जाता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्रशासन का सर्वोच्च न्यायालय है और न्यायिक स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता पर निर्भर करती है। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या जुडिशियल इंडिपेंडेंस डिपेंड करती है अपॉन द सुपरमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंट कब होगा, कब हम कहेंगे कि हमारे इंडिया, हमारे मतलब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, कब हम मानेंगे कि वहां जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो ये डिपेंड करती है किस पर, सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर, कि सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता पर ये निर्भर करती है। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन द 2 वे। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग पेपर 1 पर के भी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप आपने थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस करी होगी ना, यदि थ्योरी अच्छे से नहीं भी पढ़ी है, मतलब आपके कंसेप्ट थोड़े बहुत भी क्लियर है, लेकिन आपने एमसीक्यू लगाए हैं तो आराम से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 में बैलेंस बना के रखिएगा। देखो कि यदि 200 मार्क्स का भी यदि पेपर आ रहा है, मतलब 200 मार्क्स का पेपर 2 आ रहा है, तो 100 का आपका पेपर 1 आ रहा है, तो आराम से यदि आप 100 में से 60 या 70 भी अराउंड लेके चलो, तो इतने मार्क्स भी ले लेते हो, और आप पेपर 2 में 120 या 130 के अराउंड भी जो है वो अपना मार्क्स स्क्वायर कर लेते हो, तो आराम से जो है वो आपका ज़ियारा भी हो सकता है। बहुत ज्यादा नहीं जाता है कि जर्नल में आपका 192 तक जो है वो नेट जाता है, 206 या 210 तक जो है वो आपका जीआरएफ मिल जाता है। ठीक है, तो आराम से जो है वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है। बस ये होता है कि ये जो 6% का क्राइटेरिया है इसमें थोड़ा सा ज्यादा पंगा डाला हुआ है कि 6% जो है वो कितने, जब हम बात करेंगे कि लॉ के स्टूडेंट बहुत कम एग्जाम हो, मतलब बहुत कम स्टूडेंट होते हैं लॉ के नेट का पेपर देने वाले, तो यदि कम होंगे तो उनका 6% भी कम होगा, तो कंपटीशन तो बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सब्जेक्ट जो होते हैं ना, जैसे हिस्ट्री की बात कर लो, आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर लो, तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये भी ज्यादा होंगे तो उनका 6% भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा होगा। ठीक है, कि वहां यदि हम लॉ की बात करें तो हमारे लॉ में बिल्कुल कम स्टूडेंट होते हैं, और जब उनका यदि कम होंगे तो 6% भी कम होगा, तो कंपटीशन वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेपर 1 को भी साथ साथ में लेके चलो। ठीक है, भले ही आपने मैथ वगैरह यदि छोड़ भी दिया, वैसे छोड़िएगा नहीं,
यदि आप कर ले जा रहे हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ के बिल्कुल फिक्स नंबर होते हैं जो कि आपको मिल जाते हैं। लेकिन यदि कहीं भी कोई मैथ में भी दिक्कत आ रही है और यदि आप, तो बाकी जो भी 7 यूनिट आपकी बची है ना, उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहां पर डिपेंड करती है, उनके सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है इसका जुडिशियल इंडिपेंडेंस को 2 वे से। फर्स्ट क्या है, जो उनका आर्टिकल 3 कहता है, से द फेडरल जजेस में होल्ड देयर द पोजीशन ड्यूरिंग द गुड बिहेवियर। यहां पर बोला है कि अमेरिका के संविधान में 2 तरीके से आपको न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा जो है वो की जाती है। और 2 तरीके कौन से हैं, पहला तो बोला आर्टिकल 3 में ये बोला है कि दैट अ फेडरल जज मे होल्ड द पोजीशन ड्यूरिंग द गुड बिहेवियर, कि एक संघीय न्यायाधीश अच्छे व्यवहार के दौरान अपने पद पर रह सकता है। मतलब जब तक उनका गुड बिहेवियर रहेगा कोई उसको जो नहीं हटाएगा, ठीक है। ये भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करता है। इनफैक्ट दे हैव लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट। यहाँ पर देखो एक अजीब सी बात बोली गई, अजीब। इसके अलावा हम बात करें, वो पूरा जीवन जितना भी है उनको रिटायरमेंट ही नहीं दी जाएगी, आजीवन जो है वो नियुक्त हो सकते हैं, जब तक वे न्यायिक कार्यालय के नैतिक और कानूनी मानकों को पूरा करते हैं, जब तक वो क्या आपके एथिकल और लीगल स्टैंडर्ड ऑफ जुडिशियल ऑफिसर की तरह जो है वो अच्छे से काम कर पाते हैं, तब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी हो सकता है, ठीक है। ये एक नई चीज पता चली ना कि यहाँ जजेस की रिटायरमेंट नहीं होती, कि जब तक उनका गुड बिहेवियर है, ड्यूरिंग गुड बिहेवियर वो अपना ऑफिस जो है वो होल्ड कर सकते हैं तब तक, ठीक है। जबकि उनके पास आजीवन नियुक्तियां हैं, ठीक है, कि जब तक वो लाइफ टाइम है उनका अपॉइंटमेंट उनकी बनी रहेगी, यदि वो अपना एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड ऑफ जुडिशियल ऑफिसर की तरह जो है वो सही से काम करते हैं तो, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा वे क्या है, बोला आर्टिकल 3 में ये बोला गया है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो मे नॉट कंबाइन टू पनिश द जज बाय डिक्रीजिंग पेमेंट ऑफ देयर सर्विस। यहाँ पर बोला कि अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि विधायी और कार्यकारी शाखाएं अपनी सेवा के लिए भुगतान को कम करके न्यायाधीशों को दंडित करने के लिए गठबंधन नहीं कर सकती, ठीक है। कि इस तरह का प्रोविजन भी यहाँ पर नहीं दिया गया कि वो इस तरह से नहीं कर सकती। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सम डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ लोकतांत्रिक देशों में संविधान न्यायाधीशों को एक विशिष्ट अवधि के लिए जो है नियुक्ति प्रदान करता है, लेकिन हमेशा वे अपने कार्यालय की अवधि के दौरान कार्यवाही की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर बोला है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस में नॉट कंबाइन टू पनिश, कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस जो है वो कंबाइन नहीं हो सकती, मतलब एक गठबंधन नहीं कर सकती यदि उनको बात आएगी पनिश द जज बाय द डिक्रीजिंग ऑफ पेमेंट ऑफ देयर सर्विस, ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज प्रोवाइड करता है कुछ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को स्पेसिफिक पीरियड पर, जैसे कि हमारे इंडिया में 65 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज है, 62 हाई कोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज इस तरह से करती हैं, बट लेकिन वे अपने हमेशा जितना भी उनका कार्यकाल होगा, ठीक है, कि जितना भी उनका टाइम पीरियड रहेगा, जितना उनका कार्यकाल रहेगा, जितना वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे, अपना वो ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे, वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस ऑफिस, ठीक है। इतना ही यहाँ पर बताया गया है। समझ आ गया ना। अभी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में जानते हैं तो क्या होता है, न्यायिक जवाबदेही जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जब मैं आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी
फिर मैं आपको पूछूंगी कि क्या आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट किया या नहीं किया। यदि आपसे गलती हुई तब भी कौन है, आप जिम्मेदार हैं। तो ये जवाबदेही क्या होती है, आपकी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, न्यायिक जवाबदेही जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कि वो क्या उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट किया, और यदि कंप्लीट किया तो वो उसके लिए जिम्मेदार है। ये है न्यायिक जवाबदेही। ठीक है, एक नॉर्मल वर्ड्स में कहा। अब बात करते हैं कि सिंपली हम बात करें तो अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन एंड डिसीजन, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने एक्शन और डिसीजन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना, जवाबदेह होना अपने कार्यों और निर्णयों के लिए। जनरली इट मीन्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू एनी एक्सटर्नल बॉडी। यहां पर बोला इसका मतलब किसी भी बाहरी शरीर के लिए जिम्मेदार होना, कुछ सुधार या दंड की शक्ति वाले किसी भी अधिकारी के बजाय सिद्धांतों या स्वयं के प्रति जो है वो जवाबदेही पर जोर देता है। सम इंसिस्ट अकाउंटेबिलिटी टू प्रिंसिपल और टू oneself rather than any authority with the power of correction or punishment। ठीक है, कि अपने काम के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने एक्शन और अपने डिसीजन के लिए। जो भी आप अपने कार्य किए हैं, जो निर्णय लिए हैं, उसके लिए आप क्या है, जिम्मेदार है। जनरली हम ये मतलब लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होना एंड अपनी एक्सटर्नल बॉडी के लिए, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, इंटरनल क्या होता है, खुद के लिए काम करें, खुद के लिए नहीं। जब आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो, एक्सटर्नल बॉडी के लिए काम कर रहे हो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, कुछ सुधार या दंड की शक्ति वाले किसी भी अधिकारी के बजाय जो है सिद्धांतों या स्वयं के प्रति जिम्मेदारी पर ये जोर देता है। अब बात करें, सिंस अकाउंटेबिलिटी वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस which the constitution provided in article 235 of Indian constitution, जिसमें ये बोला है कि हाई कोर्ट कंट्रोल करेगा, द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, कंट्रोल रहेगा हाई कोर्ट का ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। क्लियरली इंडिकेट किया गया है इसमें इस प्रोविजन को, इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी, ताकि प्रभावी तंत्र के प्रावधान को यहाँ पर इंगित किया गया। आपने यदि कोर्ट में प्रैक्टिस करी होगी तो आपने देखा होगा कि वहां बोलते हैं कि जो लोअर कोर्ट के जजेस होते हैं ना, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत जो है वो सहज पूर्ण काम करते हैं, ताकि उनको किसी भी तरह की जो है वो आगे जवाब ना देना पड़े। कहते हैं ना कि हाई कोर्ट जो है वो एक्शन ले लेते हैं एकदम से, यदि तो वो वहां पर आपने देखा होगा कि वो बहुत डर के काम करते हैं, काफी ज्यादा डरे होते हैं वो। यही तो होता है कि जब आप एक बढ़िया पोजीशन पर जा रहे हो ना, तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हो तो फिर तो आप जानते हैं कि क्या होता है ना। तो इसलिए जो जितनी बड़ी पोजीशन होती है आपका उतना ही ज्यादा जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि सिंस, चूंकि जवाबदेही स्वतंत्रता के एक पहलुओं में से एक है, जिसे संविधान ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में जो है वो बताया गया है। यहां पर बोला है कि अधीनस्थ जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे उन पर हाई कोर्ट का नियंत्रण जो है वो स्पष्ट रूप से होगा, स्पष्ट रूप से वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जवाबदेही अकाउंटेबल होंगे। किसके लिए, हाई कोर्ट को। कभी भी ऐसा काम किया जा रहा है, कोई ऐसी पावर को परफॉर्म किया जा रहा है, तो एकदम से हाई कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन किया जाएगा कि आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, यदि आपने किया तो किस अथॉरिटी से किया। यहां पर बोला कि क्लियरली इंडिकेट किया था प्रोविजन द इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदेही को लागू करने के लिए प्रभावी तंत्र के प्रावधान को इंगित करता है। ठीक है, the entrustment of power over the subordinate judiciary to high court maintain independence as the neither accountable to the executive or legislature। यहाँ पर बोला अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालयों की शक्ति का यह सौंपना स्वतंत्रता को बनाए रखता है, क्योंकि ना तो कार्यपालिका ना तो
न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, कि जो अधीनस्थ, जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, सबॉर्डिनेट जुडिशरी जो है ना, हमारे जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सीजीएम, ठीक है, कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो हाई कोर्ट के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि किसी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के प्रति। ठीक है, इतना समझ आ गया ना? अब बताओ कि इतना कंसेप्ट समझ आ गया ना? फिर स्टार्ट करते हैं हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन यूके, यूएसए एंड आपका इंडिया। ठीक है, फिर इसी के साथ हमारा सेशन ये समाप्त हो जाएगा। यदि टाइम बचता है फिर थोड़ा सा जुडिशियल एक्टिविज्म को भी डिस्कस कर लेंगे। इतना समझ आ गया ना अभिजीत जी? इतना मीनिंग समझ आ गया? फिर है आपका जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पर बात करी गई है, कहां पर? यूके में। कि क्या ब्रिटेन में किस तरह की जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी? तो यहाँ पर बोला है कि यूके इन 2002 में तो जो जजेस की काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, इन्होंने इशू किया था एक गाइड ऑफ जुडिशियल कंडक्ट। ठीक है, कि इंग्लैंड और वेल्स के न्यायाधीश परिषद ने न्यायिक आचरण के लिए एक गाइड जारी किया था, जिसमें न्यायपालिका में सार्वजनिक विश्वास को परिभाषित घटक के रूप में जो है वो न्यायिक आचरण के मानकों का निर्माण किया गया। यहाँ पर बोला कि इन यूके में 2002 में जजेस काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल ने इशू किया क्या? गाइड ऑफ जुडिशियल कंडक्ट। ठीक है, एक न्यायिक आचरण के लिए एक गाइड जारी किया, which constructed standard of judicial conduct as defining component of judicial of public trust in a judiciary। ठीक है, कि न्यायपालिका में सार्वजनिक विश्वास परिभाषित घटक के रूप में यहाँ पर न्यायिक आचरण कि यह बोला गया था कि न्यायपालिका को सार्वजनिक विश्वास को परिभाषित करने के घटक के रूप में न्यायपालिका ने एक न्यायिक आचरण, आचरण क्या होता है? कंडक्ट, कि आप जिस तरह से काम करते हो, ठीक है, तो उसके मानकों का निर्माण किया गया, मतलब किया कि उनको काम करना पड़ेगा जुडिशियल कंडक्ट के अकॉर्डिंग। ये कंपोनेंट है किसका? पब्लिक ट्रस्ट का, सार्वजनिक विश्वास का, कि जो भी काम किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा वो जो गाइड ऑफ जुडिशियल कंडक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट ऑफर गाइडेंस ऑन पर्सनल रिलेशनशिप एंड एक्टिविस्ट आउटसाइड द कोर्ट इन एंगेजिंग विद द लॉयर और आफ्टर रिटायरमेंट। यहां पर बोले ये दस्तावेज जो है अदालतों के बाहर वकीलों के साथ जुड़ने या सेवानिवृत्त के बाद जो है वह व्यक्तिगत संबंधों और गतिविधियों पर मार्गदर्शन करता था। देखो, आप बहुत अच्छे से जानते हो ये बात भी, हमारे इंडिया में भी यही बात एप्लीकेबल है कि जो जजेस होते हैं वो किसी भी तरह से पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाते किसके साथ? आउटसाइड द कोर्ट, या वकीलों के साथ किसी भी तरह से ज्यादा बातचीत नहीं करते। आप देखते हैं कि उनको काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। और ये भी मना किया जाता है कि आप सेवा, मतलब जब सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट हो जाएगी तो उसके बाद आपको किसी एडवोकेट के रूप में बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि वो उनको काम करने की परमिशन मिलती है। और वो किसी भी ऐसा नहीं होता कि वो किसी एडवोकेट से बहुत ऐसे रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप को जो है वो नहीं बनाएंगे, या किसी भी तरह से जो है वो उनकी गतिविधियों पर जो है वो रोक लगाई जाती है। तो ये जो गाइड ऑफ कंडक्ट ऑफ जुडिशियल कंडक्ट था, गाइड टू जुडिशियल कंडक्ट, ये बात करता था, ये जो डॉक्यूमेंट है वो गाइड करता था पर्सनल रिलेशनशिप एंड एक्टिविटी आउटसाइड द कोर्ट, कि जो जजेस होंगे वो अपने कोर्ट के बाहर वकीलों के साथ जुड़ने, उनकी रिटायरमेंट एंड एंगेजिंग द लॉयर एंड आफ्टर रिटायरमेंट, यहाँ बोला कि व्यक्तिगत संबंध और गतिविधियों पर मार्गदर्शन ये करता था, इस तरह की एक्टिविटी आप नहीं करोगे। ये आया था कहां पर? यूके में 2002। ठीक है, और ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। यहाँ पर यूके में बहुत ही बिल्कुल ऐसे अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया गया है कि वहां पर 2002 के बाद एक गाइड इशू किया गया था, गाइड टू द जुडिशियल कंडक्ट। ठीक है, जो कि बात करता था कि जुडिशियल ऑफिसर को किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए, किस तरह से आचरण करना चाहिए, और ये कंपोनेंट है किसका? पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशरी का। देखो कि यदि ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दूं तो यदि ऐसा हो जैसे कि हमने देखा था ना कि कोई भी जज जो है वो वॉइस नहीं करेगा
पर्सनल बेस पर, ठीक है, डिपार्टमेंटल बेस पर, पेकुलरी बेस पर, यदि कहीं ना कहीं किसी जुडिशियल ऑफिसर का किसी एडवोकेट से जो है ज्यादा तालमेल है, तो वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर रहा है। और इंडिया में, चाहे यूके में, पूरी दुनिया में कभी भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो उसको कभी भी अपना डिसीजन देगी तो उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है हमारे इंडिया में ही है, नहीं, वो तो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे आप इंडिया की बात कर लो, चाहे अदर कंट्रीज की बात कर लो, चाहे बात कर लो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर, पूरे ग्लोब लेवल पर आप बात कर लो। जब भी इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है तो वहां जो है जो भी उनका डिसीजन लिया जाता है तो इस बेस पर लिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन करके। तो कहीं ना कहीं यदि पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन किए गए या पर्सनल रिलेशनशिप कहीं जो जुडिशियल अथॉरिटी है, जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यहाँ पर जुडिशियल अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो उसका ज्यादा तालमेल किसी एडवोकेट के साथ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो आपको खुद ही दिख रहा है कि यहाँ पर बायसनेस हो सकती है, हो सकती है ना, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद दोबारा से उनको जो है वो एडवोकेट बनने का मौका दे दिया जाए कि आप लोग कहीं भी प्रैक्टिस करो, तो हो सकता है कि वहां पर डिपार्टमेंटल वाइज देखने को मिल सकता है, होगा ना ऐसी, क्यों मोहम्मद जी, ललिता जी, होगा ना, ऐसा होगा। इसलिए जो है वो यहाँ पर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन यूके में भी जो है इस तरह का गाइड टू जुडिशियल कंडक्ट जो है वो लाया गया था, ठीक है। इफ नेक्स्ट है आपका जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन यूएस। अब यूएसए में किस तरह की न्यायिक जवाबदेही है, तो यूएसए में एक बोला था कि इन चैंडलर, ठीक है, इन चैंडलर वर्सेस आपका जुडिशियल काउंसिल का एक केस था, इसमें ये बोला था कि न्यायाधीश हरलाल ने ये कहा कि न्यायिक स्वभाव स्वविनियमन या आंतरिक उपाय और न्याय के प्रशासन का हिस्सा थे और इसकी दक्षता में सुधार के लिए न्यायिक शाखा की सामान्य शक्ति पर यहाँ पर बल प्राप्त किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऐसे थोड़ा सा इस कंसेप्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। हर्लिन सेड दैट द जुडिशियल सेल्फ रेगुलेशन, कि जुडिशरी को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए इन द हाउस मेजर्स वर अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस गुड and derive from general power of judicial branch to improve the efficiency, कि उनको अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सेल्फ रेगुलेशन इन जुडिशियल मेजर को अडॉप्ट करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो कि ड्राइव किए जाते हैं फोर्स फ्रॉम द जुडिशियल जनरल पावर, ठीक है। सब्सिक्वेंट आप बात करो कि एक स्टार्टिंग, ठीक है, 1980, ठीक है, एक स्टैट्यू 1980 एंड 2002 का एक स्टैट्यू है इन द यूएस कंटेन द एक्सप्रेस प्रोविजन, यहां पर बोला इसके बाद, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस लाइन को इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा कि इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये बोला गया था कि जुडिशियल सिस्टम को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए इन हाउस मेजर्स वर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यहाँ पर बोला कि ये कहा था कि न्यायिक सब विनियमन या आंतरिक उपाय न्याय के प्रशासन का एक हिस्सा थे और इसमें यदि आप स्थिति को सुधार लाना चाहते हो तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगी क्या, एफिशिएंसी, कि अपनी जुडिशियल ब्रांच को इम्प्रूव करने के लिए अपनी एफिशिएंसी को जो है वो सामान्य शक्ति पर जो है वो आपको बल देना पड़ेगा। इसके बाद क्या हो गया कि 1980 और 2002 के बाद कानूनों में मामूली दंड लाने के लिए जो है स्पष्ट प्रावधान है, क्या है, यहाँ पर बोला हाउएवर, यहाँ पर बताया गया है कुछ एक, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पर 2002 के बाद यूएसए में कंटेन किया गया था एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी, कि एक प्रावधान यहाँ पर दंड लगाने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान दिए गए थे, क्या क्या थे, पहले तो बोला हाउएवर रिमूवल कैन बी टेकन अंडरटेकन ओनली थ्रू इम्पीचमेंट, कि जो रिमूवल किया जाएगा वो किस माध्यम से किया जाएगा, ओनली इम्पीचमेंट के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। इम्पीचमेंट तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से होती है। फिर बोला कि कंडक्ट एंड डिसेबिलिटी एक्ट 1980 आया, ठीक है, जिसमें तो बोला द जुडिशियल कंडक्ट ऑफ एंड डिसेबिलिटी एक्ट 1980, ठीक है,
कि जुडिशियल कंडक्ट डिसेबिलिटी एक्ट 1980 में स्टैब्लिश किया गया था एक प्रोसेस बाय विच एनी पर्सन, जिस प्रोसेस को अडॉप्ट करके कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है कंप्लेन, ठीक है, अलेजिंग अ फेडरल जज, कि जज के खिलाफ किसी को भी यदि शिकायत करनी है तो वो कर सकता है, ठीक है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि संघीय न्यायाधीश अदालतों के व्यवसाय के प्रभावी और त्वरित प्रशासन के लिए पूर्वाग्रह आचरण में वो लगा हुआ है। पूर्वाग्रह या आचरण क्या होता है कि बायस जो है वो कहीं ना कहीं पक्षपात जो है वो कर रहा है। यहां पर बोला था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1980 का जो एक्ट आया इसमें एस्टैब्लिश किया गया था एक प्रोसेस कि बाय विच, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन अलेज अ फेडरल जज, जहां पर किसी भी फेडरल जज के खिलाफ यदि आपको शिकायत दर्ज करनी है तो आप कर सकते हो। किस बेस पर? वहां पर ये आरोप, जिस पर ये आरोप लगाया कि कोई भी आपका जो भी फेडरल जज है वो क्या काम कर रहा है अकॉर्डिंग, मतलब बायसनेस जो है वो कहीं पर कहीं दिखा रहा है, ठीक है। कंडक्ट प्री जुडिशियल टू इफेक्टिव एंड एक्सपेंडियस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस ऑफ द कोर्ट or has become by reason of mental and physical disability and unable to discharge all the duties of judicial officers। और इसके अलावा, ठीक है, ये था जुडिशियल कंडक्ट किस तरह से कर रहा है, वो बायसनेस दिखा रहा। और डिसेबिलिटी के बारे में क्या बोला है कि और इस बात के लिए भी जो है वो एप्लीकेशन दी जा सकती है, आप फाइल कर सकते हो कंप्लेन कि किसी भी रीजन से उसका मेंटल और फिजिकल उसकी वहां पर डिसेबिलिटी दिख रही है और उस डिसेबिलिटी के कारण वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जो वो अनेबल है टू डिस्चार्ज ऑल ड्यूटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, कि जो भी जुडिशियल ऑफिसर के गार्ड की वहां पर ड्यूटी बनती है उसको डिस्चार्ज करने के लिए अनेबल। समझ आ गया ना, ठीक है। और रूल फॉर जुडिशियल कंडक्ट क्या है और जुडिशियल डिसेबिलिटी प्रोसीडिंग, यहां पर बोला 12 मार्च 2019 को दोबारा से एक संशोधन वहां पर किया गया था। वहां पर ये बोला कि प्रोवाइड, इस संशोधन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया मैंडेटरी और नेशनली यूनिफॉर्म प्रोविजन गवर्निंग द सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट एंड डिसेबिलिटी प्रोसीडिंग अंडर द जुडिशियल कंडक्ट एंड डिसेबिलिटी एक्ट। यहां पर बोला कि 12 मार्च 2019 को एक संशोधन किया गया जिसमें न्यायिक आचरण, जो कि जुडिशियल कंडक्ट और जुडिशियल डिसेबिलिटी कार्यवाही के नियम जिसमें बताया गया, जिसमें ये बोला था कि जुडिशियल कंडक्ट और विकलांगता अधिनियम के तहत यदि कोई कंडक्ट और डिसेबिलिटी कार्यवाही के मूल और प्रक्रियात्मक पहलुओं को नियंत्रित करने वाली अनिवार्य और राष्ट्रीय स्तर पर कोई समान प्रावधान जो है वो प्रावधान करते हैं, जिसमें ये प्रोवाइड किया था मैंडेटरी और नेशनली यूनिफॉर्म प्रोविजन, ठीक है, किस लिए? गवर्न करने के लिए सब्सटेंटिव और प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट एंड डिसेबिलिटी प्रोसीडिंग, ठीक है, कि आप यहाँ पर यदि यहाँ पर ये प्रोविजन भी दिए गए थे कि आप किस तरह से उसको रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है, किस तरह से आप मैंडेटरी एंड नेशनल यूनिफॉर्म प्रोविजन की गवर्न करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर एस्पेक्ट क्या है मिसकंडक्ट और डिसेबिलिटी प्रोसीडिंग के, जो कि अंडर द जुडिशियल कंडक्ट एंड डिसेबिलिटी एक्ट में दिए गए। हाउएवर हम बात करें तो जुडिशियल कंडक्ट एंड डिसेबिलिटी रिव्यू द प्रोसेस कैन नॉट बी यूज्ड टू चैलेंज और करेक्टनेस ऑफ जजेस एंड जजेस डिसीजन इन अ केस। यहां बोला हालांकि हम बात करें कि न्यायिक आचरण और विकलांगता न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का उपयोग किसी मामले में न्यायाधीश के फैसले की शुद्धता को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता। हालांकि हम बात करें जुडिशियल कंडक्ट का और डिसेबिलिटी रिव्यू प्रोसेस का यूज नहीं किया जा सकता जब हम बात करेंगे यदि उसकी चैलेंज करना हो किसी भी डिसीजन को, इनके केस में मतलब हम इस ये जो एक्ट बनाया गया था ना जुडिशियल कंडक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट, इसके अकॉर्डिंग यदि आप चैलेंज करना चाहते हो जज के डिसीजन को, करेक्टनेस को बताना चाहते हो कि उन्होंने जो फैसला किया है वो सही नहीं है या शुद्धता को की चुनौती देने के लिए जो है वो इस तरह इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वही दिया गया है क्या कि आप ये बताओगे कि कोई भी ऐसा जज है उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, वो वाइस कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, या तो वो फिजिकली और मेंटली तरीके से डिसेबल हो गया जी, वो सुन ही नहीं सकता, वो तो मेंटली या फिजिकली तरीके से सही नहीं है,
तो वो डिसीजन मतलब हमारे केस को क्या सुनेगा। आप इसको चैलेंज कर सकते हो, इसको चैलेंज नहीं करोगे कि जज का डिसीजन सही है या गलत है, ठीक है। और जुडिशियल डिसीजन दैट अनफेवरेबल अ लिटिगेंट डज नॉट अलोन एस्टैब्लिश द मिसकंडक्ट और डिसेबिलिटी। यहां पर बोला कि न्यायिक निर्णय जो एक वादी की प्रतिकूल के लिए प्रतिकूल और अकेले कदाचार और विकलांगता को स्थापित जो है वो नहीं करता, ठीक है। और ऑल्सो इसके बाद एक और एक्ट आया 2002 में, ठीक है, इसके पहले तो कहां पर आया 2019 में, और इसके अलावा एक और एक्ट है बोला 2002 का, ठीक है, जुडिशियल इंप्रूवमेंट एक्ट। ये एक्ट इसलिए इनेक्ट किया गया था ताकि अकाउंट ऑफ जुडिशियल मिसकंडक्ट इन लोअर जुडिशरी इन यूनाइटेड स्टेट एंड दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर बोला था कि ये जो रूल यहाँ पर बताया गया था ना, जुडिशियल इंप्रूवमेंट एक्ट 2002 में, ये सिर्फ किसके थे, जुडिशियल कंडक्ट के लिए रूल बताते थे कि जुडिशियल कंडक्ट किस तरह से होना चाहिए, बट किसके लिए, लोअर जुडिशरी के लिए। हाँ मोहम्मद जी, कैन नॉट चैलेंज जजेस डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल कंडक्ट और डिसेबिलिटी, बट आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन फाइल कर सकते हो कि इसका कंडक्ट सही नहीं है, इसका जो है वो ये फिजिकली या मेंटली वो डिसेबल है, ठीक है। बट आप जुडिशियल कंडक्ट और डिसेबिलिटी के को मतलब इस बेस पर आप रिव्यू करने के पर्पज से जो है वो आप इसके डिसीजन को जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और एक्ट बनाया गया था, वो सिर्फ मिसकंडक्ट इन लोअर जुडिशरी की बात करता था, ठीक है। इसमें जो रूल दिए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, इस पर अप्लाई नहीं होते, ठीक है। और अब समझ में आ गया है कंप्लीट कि एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या हमने देखा, तो हमने ये देखा कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप जवाबदेही होते हो, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है, आपके एक्शन और डिसीजन के प्रति आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते, ठीक है। फिर ये बताया गया है कि सिंस हम बात करें कि हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके, अभी हम इंडिया का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि एक मीनिंग को समझने के लिए यहाँ पर बोला आर्टिकल 235 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हाई कोर्ट का कंट्रोल होगा किस पर, सबऑर्डिनेट कोर्ट पर। क्लियरली इंडिकेट किया गया प्रोविजन को कि इफेक्टिव मैकेनिज्म को चलाने के लिए, एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी के मतलब इफेक्टिव मैकेनिज्म को एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी को बोला है मेंटेन करने के लिए आपको किसको, हाई कोर्ट को कंट्रोल रखना पड़ता है किस पर, सबऑर्डिनेट जुडिशरी पर, कि वो सही तरीके से अपना काम कर सके, ठीक है। कि यहाँ पर बोला है कि जो अधीनस्थ न्यायपालिका या उच्च न्यायालय की शक्तियों का शक्ति जो भी है उसको सौंपने की स्वतंत्रता को बनाए रखता है। और कहीं भी यहाँ पर ये भी बोला है कि सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट सिर्फ लोअर कोर्ट के लिए ही, सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट जो भी काम करेगा उसके लिए सिर्फ हाई कोर्ट रिस्पॉन्सिबल, मतलब हाई कोर्ट ही उनसे जवाब मांगेगा, कोई लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है जवाब नहीं मांग सकती, ठीक है। कि ओनली आपकी हायर कोर्ट ही क्या करेंगे, आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी से जो है वो जवाब मांगे, ठीक है, मेंटेन करेंगे इंडिपेंडेंस को, ठीक है। और नॉट और अकाउंटेबल नहीं है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेही नहीं है किसके लिए, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल लेजिस्लेटिव के लिए, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी यूके में किस तरह से है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में किस तरह से है। तो बोला कि ब्रिटेन में क्या था, एक गाइड टू जुडिशियल कंडक्ट एक इश्यू किया गया था, एक गाइड जहां पर जुडिशियल कंडक्ट के बारे में बोला गया। यहां पर ये बोला गया था कि कोई भी जज, किसी भी जज को, ठीक है, ये अपना काम करने के लिए, ठीक है, और किसी भी तरह से या किस तरह से उसको कंडक्ट करना है, किस तरह से उसको काम करना है, ये सब बताया गया था, वहां पर नहीं। और ये बताया गया था कि किसी भी जज को, ठीक है, अपनी अदालत से बाहर वकीलों के साथ जुड़ने और सेवानिवृत्त के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद उनके साथ व्यक्तिगत संबंधों और गतिविधियों पर मार्गदर्शन के लिए इसके यहाँ पर बताया गया था कि किस तरह से उनको काम करना चाहिए, किस तरह से वो एंगेज हो सकते हैं एडवोकेट के साथ कि नहीं हो सकते, और आफ्टर रिटायरमेंट क्या वो वहां पर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या पर्सनल रिलेशनशिप किस तरह के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो हमने पढ़ा है
कि बायसनेस की नियम, ठीक है, कि बायस की नियम क्या होता है। तो यदि आपका रिलेशन किसी भी तरह के एडवोकेट से है या, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बायस को जो है वो दिखा सकता है कि पक्षपात हो सकता है। और फिर हमने ये बात करी कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन यूएसए की, तो यहाँ पर बोला है कि एक एक्ट बनाया गया था, ठीक है, मतलब एक पहले तो एक केस आया जहां पर ये बोला गया था कि अपने कोर्ट में, ठीक है, अपनी जुडिशरी को क्या करना चाहिए, अपने न्यायिक सुधार के लिए, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहिए अपने जुडिशियल ब्रांच की, ठीक है। फिर उसके बाद एक यहाँ पर ये भी बोला गया था कि 1980 और 2002 में इन यूएसए में एक्सप्रेस किया गया था प्रोविजन, ठीक है, इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी, ठीक है, कि जो भी माइनर पेनल्टी है उसके लिए एक प्रोविजन जो है वो कि जब भी आप उनको रिमूव करोगे तो ओनली आप इम्पीचमेंट के प्रोसेस से ही उस जज को रिमूव करोगे, ठीक है, यूएसए में ऐसा। फिर एक एक्ट आया उनके बाद, ठीक है, उस एक्ट में ये था कि जुडिशियल कंडक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट 1980 आया, जिसमें ये बोला कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो किसी भी फेडरल जज के खिलाफ, ठीक है, और जज के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हो कि वो जज सही से काम नहीं कर रहा है, उसका कंडक्ट सही नहीं है, वो बायस के किसी नियम का पालन, मतलब बायस कर रहा, पक्षपात कर रहा है। और दूसरा कि उसकी मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी अच्छी नहीं है, मतलब उसकी मेंटल या फिजिकल हालत अच्छी नहीं है, वो अनेबल हो गया है अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है, ऑफ जुडिशियल ऑफिस, कि अपनी जुडिशियल ऑफिस में जो भी उसको ड्यूटीज दी गई हैं उसको डिस्चार्ज करने के लिए वो अनेबल हो चुका है। फिर है कि द रूल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट एंड जुडिशियल डिसेबिलिटी प्रोसीडिंग में ये बोला गया था कि प्रोवाइड किया गया था कि मैंडेटरी और नेशनली यूनिफॉर्म प्रोविजन गवर्न करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट और डिसेबिलिटी प्रोसीडिंग, कि जो मिसकंडक्ट और डिसेबिलिटी प्रोसीडिंग वहां पर बताई गई थी, ठीक है, कि किस तरह की हम बताया गया था कि किस तरह से जो है वो मिसकंडक्ट और डिसेबिलिटी प्रोसीडिंग होंगी, तो यहाँ पर ये गवर्न करने के लिए एक और से रूल आए थे, जुडिशियल कंडक्ट और जुडिशियल डिसेबिलिटी प्रोसीडिंग, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला गया कि इस बेस पर जुडिशियल आपका कंडक्ट और आपके डिसेबिलिटी के आधार पर जो है वो आप उनके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते किसी जज के डिसीजन को ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। और इसके अलावा ये बोला गया कि इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में निचली अदालतों, यहां पर बोला कि ये जो एक्ट, हाँ ठीक है, जुडिशियल इंप्रूवमेंट एक्ट बनाया 2002 के लिए, इसमें ये बोला कि ये जो मिसकंडक्ट इन लोअर जुडिशरी की बात करता है, ये बात नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मिसकंडक्ट के बारे में। यदि मिसकंडक्ट कर रहा है कोई जज लोअर कोर्ट में और वो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी अकाउंटेबिलिटी की बात करता है कौन सा, ये वाला एक्ट, जुडिशियल इंप्रूवमेंट एक्ट 2002, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात नहीं करता। अब मेरे को जल्दी से बताओ कि इतना समझ आ गया है, ठीक है, इतना समझ आ गया, अभिजीत जी, मोहम्मद जी, ललिता जी, जो भी क्लास में है, जल्दी से बताओ, फिर हम इंडिया का करेंगे और हमारा ये कंसेप्ट जो है वो यहीं पर समाप्त रहेगा। आज हमने 2 कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, एक तो जुडिशियल आपका अकाउंटेबिलिटी और दूसरा जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जल्दी से बताओ, अभी समझ आ गया ना? धीरे धीरे करवा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये नए कंसेप्ट है, क्योंकि यदि आपने नहीं, बाकी किसी यूनिट में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसी में आएगी जो भी आएगी, ठीक है, क्योंकि बाकी तो आप खुद फैमिलियर हो इन सभी सब्जेक्ट से। जी मैम, अंडरस्टूड, ओके, यस मोहम्मद जी, ठीक है। अंजलि पांडे जी, गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी आ गए आप, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ना क्लासेस को देख लीजिएगा, ठीक है, 1 hour 30 minute की क्लास हो चुकी है, ठीक है, तो देख लीजिएगा उसको। चलो बात करते हैं अपने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया की, ठीक है। तो अंजलि जी, आप अभी अभी आए हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जवाबदेही। जब एक अथॉरिटी अपने एक्शन, अपने डिसीजन और अपनी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, ठीक है।
तो बाकी हमने प्रोविजन देख लिए हैं, यदि आपने पहले सुन लिया होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो दोबारा से जो है वो देख लीजिएगा क्लास को, ठीक है। अब बात करते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। तो इन इंडिया में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी रन काउंटर टू द नोशन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड any attempt to regulate the affairs of judiciary in India usually seen as affront on the existence and independence of judiciary in India। यहां पर बोला है कि न्यायिक जवाबदेही, ठीक है, आपकी न्यायिक जवाबदेही न्यायिक स्वतंत्रता की धारणा के विपरीत है और भारत में न्यायपालिका के मामले को विनियमित करने के किसी भी प्रयास को आमतौर पर भारत में न्यायपालिका के अस्तित्व व स्वतंत्रता पर अमान रूप से जो है देखा गया है, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे हमारे इंडिया में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, आप देखेंगे हमारे इंडिया में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अभी आर्टिकल देखा जहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट टाइम टू टाइम चेक करता है कि क्या वहां सही काम हो रहा है, लोअर कोर्ट क्या अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो न्यायिक स्वतंत्रता की धारणा के जो प्रति जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है उसके विपरीत है, क्योंकि जब हमने बोला कि न्यायिक स्वतंत्रता है, निर्णय के प्रति कोई दूसरा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है वो उसको इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये विपरीत हो गया ना, हाई कोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये जवाब मांग सकता है कि यहाँ पर न्यायिक स्वतंत्रता की अवधारणा की यहाँ पर विपरीत बताया है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। कि न्यायपालिका में बहुत सारे ऐसे मामले आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर जो हायर अथॉरिटी होती है वो लोअर अथॉरिटी पर कंट्रोल करती है और जवाब मांगती है, जुडिशियल रिव्यू करती है टाइम टू टाइम, यदि कोई ऐसा उन्होंने फंक्शन परफॉर्म कर दिया, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कोई ऐसा मैटर डिसाइड कर दिया। हमने वहां जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक देखा था ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, हमने ऐसा देखा था कि एक ऑफिसर ने अपना ऐसा डिसीजन दिया, ऐसे फैक्ट को देखा जो देखना नहीं चाहिए था और ऐसे फैक्ट को देख लिया जो कि मतलब नहीं देखा जो कि देखना चाहिए था, ठीक है, और ऐसे फैक्ट को देखा जो कि देखना नहीं चाहिए था, जो कि इररिलेवेंट थे, और उस बेस पर ऐसा डिसीजन दे दिया जो कि एक रीजनेबल मैन देता ही नहीं वैसा डिसीजन। और इसके अलावा यदि इस कोड को इतना दायरा दे दिया है तो वो अपना डिसीजन इस दायरे से कहीं ज्यादा बाहर जाके दे रहा है, वहां पर एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन कर रहा है। तो इस तरह से कहीं भी कोई भी जुडिशियल ऑफिसर अपनी अल्ट्रा वायरस पावर का यूज करता है तो वहां पर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बोले देयर हैव बीन इंस्टेंस द हिस्ट्री ऑफ द हायर जुडिशरी इन इंडिया, कि आपको कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर न्यायाधीशों को उनकी अनुचितता के लिए जवाबदेही ठहराया जाता है, वेयर द जज हैव बीन अकाउंटेबल फॉर देयर द इम्प्रॉपरिटी, ठीक है, बट दीज इंस्टेंस हैव बीन few and no judge have been impeached for this misconduct, ठीक है। कि लेकिन बहुत सर में दर्द था, ओके अंजलि जी कोई बात नहीं, तो आप क्या करिए अभी रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर पढ़ाई तो क्या ही होती है ना। और यदि अभिजीत जी और मोहम्मद जी, ललिता जी, कहीं भी किसी को इस टॉपिक में दिक्कत आई होगी तो एक बार क्या करिएगा 2x की स्पीड में जो है वो इस सेशन को दोबारा से देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने बहुत बार रिपीट किया है, नहीं दिक्कत आएगी, लेकिन यदि आएगी भी तो 2x की स्पीड से आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला हमारे इंडिया में किस तरह का सिस्टम है। तो बोला कि भारत में कई बार आपको ऐसे निर्णय देखने को मिले, कई बार इंडियन हमारी हायर जुडिशरी इन इंडिया की हिस्ट्री में आपको कई ऐसे इंस्टांस देखने को मिले हैं जहां पर जज जो है वो अकाउंटेबल होते हैं फॉर देयर इम्प्रॉपरिटी, कि वो यदि उन्होंने अपना अनुचित कर दिया, किसी भी डिसीजन में उन्होंने जो है वो प्रॉपरली प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया या किसी भी तरह से उन्होंने गलती कर दी है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंस्टांस हैव बीन फ्यू एंड नो जज हैज बीन impeached फॉर द मिसकंडक्ट, ठीक है। कि किसी भी न्यायाधीश को उनके कदाचार के लिए कभी महाभियोग जो है वो नहीं लगाया जा सकता, ठीक है।
कि बोला है कि फॉर इंस्टांस, ठीक है, बट दीज इंस्टांस हैव बीन फ्यू और नो जज हैज बीन एवर इम्पीच फॉर द मिसकंडक्ट, कि इस बेस पर कि उन्होंने अपना पावर का थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके यूज कर लिया है, इस बेस पर किसी भी तरह का इम्पीचमेंट जो है उनके खिलाफ जो है नहीं चलाया जाता, मतलब उनको हटाने के लिए जो है वो महाभियोग जो है वो नहीं चलाया जाता। हम किस बेस पर जो है वो महाभियोग चला, मतलब वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है, कि किसके लिए जो है वो हम रेजोल्यूशन पास करते हैं उनके खिलाफ, उनको रिमूव करवाने के लिए, किस बेस पर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने काम नहीं किया है, या कहीं ना कहीं वो क्या कुछ ऐसा, हाँ अब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के और मतलब इम्पीचमेंट जो है वो नहीं चला है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि कई बार आपको इंडिया की हिस्ट्री में हायर जुडिशरी इन इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, कई बार जो है वो जज जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं अपने अनुचित रूप से जो किए गए कार्य होते हैं उनके लिए, फॉर इंस्टांस, लेकिन ये उदाहरण बहुत ही कम रहे हैं, कभी भी न्यायाधीश पर जो है वो कदाचार के लिए कभी भी महायोग नहीं लगाया, ठीक है, कि हमारे इंडिया में इस बेस पर कि उनका कंडक्ट सही नहीं है, इस बेस पर जो है कहीं भी जो है वो इम्पीच नहीं कराया गया, मतलब रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया उनको हटाने के खिलाफ। प्रोसीडिंग फॉर इम्पीचमेंट बिगिन अ फ्यू केसेस, कि कुछ मामलों में महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन न्यायाधीशों ने महाभियोग चलाने से पहले ही क्या कर दिया, इस्तीफा दे देना जो है वो, ठीक है। हाँ, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के यहाँ पर जो है वो रेजोल्यूशन पास किया जाता है। बोला है कि लेकिन हमारे इंडिया की हम बात करें तो इस तरह का प्रोसीडिंग चलाया नहीं गया, लेकिन कुछ एक केसेस में चलाया भी किया होगा, तो वहां पर क्या है कि जजेस ने ये देखते हुए कि हमारे खिलाफ जो है इस तरह की प्रोसीडिंग चल रही है, तो इसको देखते हुए खुद ही रिजाइन दे देना जो है वो उचित समझा, ठीक है। तो in India, we do not have a system in place to punish judge for a minor miss, ठीक है। यहां पर बोला कि मामूली दुष्कर्मों कर्मों के लिए, ठीक है, कि छोटे मोटे कामों के लिए न्यायाधीशों को कभी भी दंडित करने की कोई प्रणाली हमारे इंडिया में है नहीं। हालांकि हम बात करें कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पदोन्नति और स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए जो है वो किए गए। यहाँ पर बोला कि हमारे पास यूएसए और यूके जैसे मामूली, कि यूएसए में यूके में क्या है कि कोई भी जज यदि किसी भी तरह का कोई काम करता तो उसके खिलाफ एकदम से जो आप फाइल कर सकते हो एप्लीकेशन, हमने अभी देखा ना। तो इन छोटे छोटे माइनर दुष्कर्मों की वजह से जो मतलब इसके बेस पर जो है न्यायाधीशों को कभी भी दंड जो है नहीं दिया जाता, कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि जो उनको दंड करने की कोई ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि हम बात करें तो उच्च न्यायालयों, हाँ उच्च यूएसए में पेनल्टीज, ठीक है। तो हालांकि हम बात करें कि हमारे इंडिया में ऑल दो अटेम्प्ट व्हाट मेड द रेगुलेट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हमारे इंडिया में क्या है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की पदोन्नति और स्थानांतरण के नियम जो है मतलब उनको ट्रांसफर करने के नियम वहां पर बनाए गए। इसके अलावा एक और हमने कंसेप्ट देखा था कहां पर, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था, क्या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अभी बनाया गया है। एक बॉडी है, ठीक है, जो कि एक प्रस्तावित निकाय है, प्रपोज्ड बॉडी है, ठीक है, which would have been responsible, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस के लिए टू द हायर जुडिशरी इन इंडिया, की जजेस को किस तरह से ट्रांसफर करना है और अपॉइंटमेंट किस तरह से करनी है, इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है। अब हम बात करें द कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, ये कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था अमेंडमेंट के दौरान, इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई थी, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, और 2014 में, एंड 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 में पास किया गया था ये एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 पास किया गया था कहां पर, लोकसभा में, इन ऑन 13 अगस्त 2014 बाय द राज्यसभा में 14 अगस्त 2014, और इसके अलावा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वुड हैव रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम, जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम था पहले उसको रिप्लेस करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, जो कि अपॉइंटमेंट करता है जजेस की, ठीक है, उनके ट्रांसफर भी करता है जजेस की, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो नया अमेंडमेंट बनाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा
हमने पहले भी देखा था ना एक आर्टिकल जब हमने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी। ये आर्टिकल 235 यहाँ पर ये बोला गया है कि जितने भी हमारे हाई कोर्ट होंगे वो लोअर जुडिशरी सबॉर्डिनेट कोर्ट पर जो है वो कंट्रोल करेंगे और उनसे उनके लिए जो है मतलब उनसे जो है वो जवाबदेही मांगेंगे। मतलब जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो जवाब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जुडिशियल अकाउंटेबल होते हैं किसके प्रति? हाई कोर्ट के प्रति। ठीक है, और अभी बताओ किसको कहीं पर डाउट रहा है तो मेरे को जल्दी से बता दो। ठीक है, अभी कितना टाइम हुआ? 45 हुआ, 50 मिनट बचते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमने क्या देखा कि जुडिशरी अपने कामों के लिए क्या है? फ्री है, स्वतंत्र है, फ्रीडम है अपने डिसीजन देने के लिए, अपनी जजमेंट देने के लिए। किसी भी तरह से कोई भी ऑर्गन जो है हमारी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो है वो आपका इंटरफेयर नहीं करेगा और उसको जो है वो बिल्कुल फ्रीडम दी जाएगी अपने डिसीजन देने के लिए। फिर हमने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को देखा। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी अथॉरिटी, हमारी जुडिशियल अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसके लिए? अपने जो एक्शन और आप जो भी आपके द्वारा एक्शन लिए गए हैं या आपके द्वारा डिसीजन दिए गए हैं। ठीक है, और ये है जुडिशियल एक्टिविज्म। इनको ऐसा नहीं करिएगा कि बिल्कुल ऐसे एक जैसा समझिएगा, नहीं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस अलग चीज है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अलग चीज है, जुडिशियल रिव्यू भी अलग चीज है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म अलग चीज है, जो कि न्यायिक सक्रियता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसको जो आप मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो बोले जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जुडिशियल फिलॉसफी है, होल्डिंग द कोर्ट कैन और and should go beyond the applicable law to consider the broader societal implication of its decision। ठीक है, जो कि ये बताता है कि जो ये मानता है कि अदालतें अपने निर्णय को के व्यापक सामाजिक हितार्थों पर विचार जो है वो करने के लिए लागू कानून से परे जो है जा सकती है। ठीक है, कि ये बोलता है 99th, रुको एक मिनट, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 हुई थी, जिसमें जो वहां का कॉलेजियम सिस्टम था, पहले जो कॉलेजियम सिस्टम था उसी के अनुसार जो है वो क्या किया जाता था? जुडिशियल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की जाती थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती थी। ठीक है, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था इस अमेंडमेंट के बाद, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, हाँ, मोहम्मद जी ने बिल्कुल बढ़िया लिखा है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था इस अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जुडिशियल एक्टिविज्म एक जुडिशियल फिलॉसफी है। ठीक है, होल्डिंग द कोर्ट, जो कि ये बात करती है अदालतों को अपने निर्णय जो डिसीजन ले रहे हैं ना उसको व्यापक सामाजिक मतलब अपनी निर्णयों को एक सोसाइटिकल इम्प्लीकेशन से ज्यादा मतलब एक इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट पर विचार करने के लिए कानून से परे जो है वो जा सकते हैं। मतलब एक ऐसा डिसीजन दिया जा रहा है, ठीक है, जिसके लिए कोई ऐसा लॉ बना नहीं। ठीक है, कोई ऐसा लॉ बना नहीं है, लेकिन अदालतें अपने डिसीजन को आप देखेंगे कि जो जो कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐसे डिसीजन भी दिए जाते हैं उससे रिलेटेड कोई लॉ था ही नहीं। लेकिन जब जो लॉ बनाया जाता है मतलब जो डिसीजन दिया जाता है उसके बाद वो सोसाइटी के हित के लिए वो कानून से परे जाकर भी डिसीजन दे देते हैं। तो ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, यदि आज समझ नहीं आएगा कल से दोबारा से इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इट सम टाइम यूज और टू, यहाँ पर बोला है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि सम टाइम कि उन्हें ऐसा करना भी चाहिए और इसे कभी कभी न्यायिक रोग के विपरीत शब्द के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी जो है वो इसको ऐसा भी समझा जाता है कि ये क्या है, आपका जुडिशियल रिस्ट्रेन के आपका अंटोनिम भी माना जाता है। ठीक है, कि ये जो है वो आपका इसका विपरीतार्थ शब्द है जुडिशियल रिस्ट्रेन का। रिस्ट्रेन क्या होता है? रोकना। ठीक है, और एक्टिविज्म सक्रियता होता है।
और टर्म इसका, इस टर्म का यूज हम इसलिए करते हैं जहां पर जज जो है वो रूल कर सकते हैं, ठीक है। यस, मेक मोर बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, एक ऐसा डिसीजन दे देना, ठीक है, जो कि लॉ से परे भी हो, मतलब जिसके लिए कोई ऐसा लॉ बनाया नहीं गया है, लेकिन कोई ऐसा लॉ जो लॉ मतलब कोई ऐसा डिसीजन दे दिया जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बट लॉ से परे भी है। सम टाइम बोला है कि ये क्या है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट के विपरीत भी हो सकता है। और इस टर्म का यूज हम करते हैं जब जब जज जो मेक रूल, जब जज यहाँ अपना रूल देते हैं, मतलब मेक रूल बेस्ड, किस बेस पर, देयर ओन व्यूज रेदर देन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इस शब्द का आमतौर पर जो है तात्पर्य यह है कि न्यायाधीश मिसाल के बजाय जो है वो अपने विचार के आधार पर जो है वो निर्णय देते हैं, प्रेसिडेंट के बजाय, रेदर देन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बजाय जो है वो अपने विचारों के आधार पर डिसीजन देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दोबारा से समझिएगा थोड़ा सा, जुडिशियल एक्टिविज्म, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म एक जुडिशियल फिलॉसफी है जो कि होल्ड की जाती है किसके द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा। कैन शुड गो बियॉन्ड द एप्लीकेबल लॉ, जिसमें अदालतें क्या करती हैं, अपने निर्णय से बियॉन्ड जाकर अपना डिसीजन दे, मतलब अपने जो भी लॉ है ना वहां पर लॉ से बियॉन्ड जाकर, एप्लीकेबल लॉ है उससे बियॉन्ड जाकर अपना निर्णय दे देती है, ठीक है। और उन्हें ऐसा करना चाहिए, ये कभी कभी जो है वो न्यायिक आपका रिस्ट्रेन के, मतलब न्यायिक रोक का के विपरीत भी जो है वो देखा जा सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो हायर जुडिशरी कई बार जो है इस कंसेप्ट का यूज करती है जब अपना डिसीजन देती है। यूजली यहाँ पर बोला कि आमतौर पर ये एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कि न्यायिक मिसालों के बजाय अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर निर्णय लेते हैं और न्यायिक विवेक का लाभ उठाते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर बोला कि कभी ऐसा होता है कि यूजली जब जुडिशरी क्या कर रही है, जुडिशियल ऑफिसर क्या कर रहे हैं, अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है वो अपने लॉ से बाहर जाकर भी कुछ ऐसे डिसीजन देते हैं। और डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड द स्पेसिफिक डिसीजन दैट एक्टिविस्ट आर कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इशू, कि ये जो एक्टिविस्ट है ना, ठीक है, ये एक विवाद, ठीक है, कि ये कंट्रोवर्शियल राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है, जिस पर जुडिशियल एक्टिविज्म पर आप कई बार आपने देखा होगा कि न्यायिक सवाल वहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। और विधानिक व्याख्या और शक्तियों के प्रतिकरण से निकटता से संबंधित है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन ऑफ सेटलिंग एंड डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। इसमें ये बोला है जुडिशियल एक्टिविज्म में ये नहीं आता कि कोई जुडिशियल ऑफिसर संविधान या देश के कानून के अनुसार विवादों का निपटारा कर रहा है, बल्कि ये है कि न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म संविधान या देश के कानूनों के अनुसार विवादों का निपटान करने के कार्य का जो है वो प्रदर्शन है। मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉ है ना, बस इतना समझो, जो एग्जिस्टिंग लॉ है अपना डिसीजन देंगे तो एग्जिस्टिंग लॉ से बियॉन्ड जाकर, ठीक है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उस लॉ के बियॉन्ड जाकर अपना डिसीजन देना, वो होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। और इसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म रिफ्लेक्ट करता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जुडिशरी, ठीक है, जहां पर जुडिशरी न्यायपालिका अपने प्रारंभिक भूमिका के क्षेत्रों से बाहर आती है और लोगों के अधिकार, मतलब जहां पर जुडिशरी, ठीक है, जहां पर समझिएगा कि जहां पर जुडिशरी जो भी उनका ट्रेडिशनल रोल है, मतलब उनका लॉ जो है प्रारंभिक भूमिका से क्षेत्र से बाहर आती है और लोगों के अधिकारों को और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा नियम निर्धारण करती है, ठीक है। समझ आ गया कि जहां पर एक ऐसी जुडिशियल एक्टिविज्म हमें तब देखने को मिलता है, या जुडिशरी तब जुडिशियल एक्टिविज्म का उपयोग करती है, कब हम कहेंगे कि जब जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके बारे में ना सोचते हुए, तो उसका प्रयोग ना करते हुए जब जुडिशरी अपना डिसीजन देती है किस बेस पर, बियॉन्ड जो कि एग्जिस्टिंग लॉ है उससे बाहर जाके लोगों के हितों और उनकी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जो है वो अपना ऐसा निर्णय देती है, ठीक है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में क्या कहा गया है कि जुडिशियल रिव्यू इज अ फिलॉसफी ऑफ जुडिशियल मेकिंग वेयर बाय जज अ लॉ देयर द पर्सनल व्यू, ठीक है।
about the judicial policy among the other factor guide the decision। यहाँ पर बोला है कि अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी में ये बोला गया है कि न्यायिक निर्णय लेने के दर्शन के रूप में से परिभाषित किया है, जिससे न्यायिक न्यायाधीश जो है वो जो जज हैं अपने निर्णय के मार्गदर्शन करने के लिए अन्य कारकों के अलावा सिर्फ और सिर्फ क्या सोचे, सार्वजनिक हित सोचे, पब्लिक का इंटरेस्ट देखें और उन लोगों को, उन समाज में जो भी लोग हैं उनकी अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए अपने जो एग्जिस्टिंग लॉ है इससे बाहर जाके डिसीजन दे दे। ठीक है, अब यहां तक बताओ कि जुडिशियल एक्टिविज्म का जो है वो आपको मीनिंग समझ आया। ठीक है, और बाकी हम कल करेंगे। उसके अलावा मेरे पास आगे पीपीटी भी बनाई भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत केसेस हैं इसमें भी। ठीक है, कि जहां पर आपको कई बार ऐसे मुद्दे देखने को मिले होंगे जहां पर कोर्ट ने अपने जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रयोग किया है। ठीक है, जल्दी से बताओ समझ आ गया है कि किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। बाकी जुडिशियल एक्टिविज्म में कोई डाउट होगा तो मैं कल दोबारा से जो है उसको रिपीट करूंगी। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट जो है वो नहीं आपको रहेगा। ठीक है, बाकी ये जो कंसेप्ट हमारे हो चुके हैं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो, अदरवाइज हम अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं। यस मोहम्मद जी, ठीक है, ललिता जी, अभिजीत जी, जल्दी से बताओ समझ आ गया है कंप्लीट? अंजलि जी, जब तक आप आए क्लास में तब तक आपको जितना अभी किया जितना समझ आ गया। नहीं समझ आया होगा तो दोबारा से क्लास को देख लीजिएगा, लेकिन बाकियों को समझ आ गया ना? ललिता जी, यस मैम, ठीक है। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू। कल करते हैं अपनी क्लास को जो भी रहता है। थैंक यू मैम, बाय बाय, ओके ओके, ठीक है, चलो।